अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भाई अब मिड ऑफ अक्टूबर में हम देख रहे हैं कि मौसम हर जगह चेंज होना शुरू हो गया है। इवन कराची में अगर दिन में बहुत ज़्यादा धूप होती है तो शाम में अच्छा प्लेजेंट मौसम होता है, अच्छी ठंडी सी हवा चल रही होती है। और अगर कराची से निकल के हम बाकी मुल्क में देखें तो लाहौर में जो एकदम से मौसम पलटा है और लाहौर में जो बारिशें हुई हैं उसके बाद लाहौर का मौसम अच्छा हो गया है। इस्लामाबाद वाले तो वो तो अक्टूबर के आगाज़ में कह रहे थे कि भाई लग रहा है कि जो दिसंबर वाली सर्दियाँ ना कहीं से अभी से वो अक्टूबर में स्टार्ट होने जा रही हैं क्योंकि वहाँ पे हो रही हैं बारिशें। अच्छा, जब ये मौसम चेंज होता है तो जैसे नज़ला ज़ुकाम खांसी ये तो बदलते हुए मौसम की एक तरह से हमें सौगात मिलती हैं, लेकिन जब ये सर्दियाँ आती हैं ना तो सर्दियों के साथ साथ पुरानी बहुत सारी चीज़ें वापस आ जाती हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा क्योंकि सर्दियों में जो दिन का वक्त है वो छोटा हो जाता है, रातें तवील हो जाती हैं और ऑफ कोर्स इस वक्त भी और आपके पास जो विटामिन डी यानी कि डायरेक्ट सन से जो एब्जॉर्ब आपने करनी है, आपकी हड्डियों ने एब्जॉर्ब करनी है, उसका टाइम जहाँ पर कम हो जाता है वहाँ और बहुत सारी सी चीज़ें जो कि आपकी बोन्स रिलेटेड हैं वो शुरू हो जाती हैं। यानी कि पुराना दर्द आप लोगों ने फ़ील किया होगा, पुरानी कोई मोच हो, पुरानी घुटनों का कोई दर्द हो वो वापस आने लग जाता है। हड्डियों से मुताल्लिक़ ऐसी बहुत से दर्द जो कुछ चोटें वगैरह उनका दर्द ना ऐसा लगता है कि ताज़ा हो गया हुआ है। और हम एक और चीज़ जो वो देखते हैं वो है आर्थराइटिस यानी कि गठिया का मर्ज़। और मैं एक रिसर्च पढ़ी थी और उसमें मुझे खौफनाक बातें लग रही थी कि अब आर्थराइटिस के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है, यानी कि बच्चों को भी हो सकता है। और आर्थराइटिस जो गठिया के मर्ज़ में एक बार मुब्तला हो जाए फिर आप उससे पूछें कि उसकी ज़िंदगी की जो मोबिलिटी वो कितनी मुतासर हो जाती है। सो इट्स अ वेरी सीरियस डिजीज़ क्योंकि हम देख रहे हैं कि जी ऑस्ट्रो आर्थराइटिस भी है, दैन रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कैसे शुरू होती है। और पाकिस्तान में मैं रिसर्च देख रही थी कि जिसकी प्रेवलेंस है ना वो 0.5 हो गई है, विच इज़ एक तरह से वो ज़्यादा है। तो क्यों इसकी वजह है, बच्चे भी क्यों इसकी लपेट में आ रहे हैं, वो जो गठिया जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है और बोन से रिलेटेड और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आज अपने शो में कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरा यहाँ एक्सपर्ट का पैनल भी मौजूद है, डॉक्टर साहब भी, सर्जन्स भी मेरे साथ मौजूद हैं और ज़रा हिकमत के वाले से भी उसको देखेंगे। हम उसको देखेंगे कि जी ऑल्टरनेट मेडिसिन में कैसे उसको हम देख सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं। जी जनाब, तो आज मेरे साथ एक्सपर्ट्स के पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर समन अली जो कि रूमेटोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर समन MBBS अमेरिकन बोर्ड इंटरनेशनल मेडिसिन, और साथ में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताशफीन अहमद साहब जनाब जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ मौजूद हैं, आप देखते हैं हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, हमारे साथ गालिब आगा मौजूद है, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उम्मे राहील और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिल्कीस। आप सबको मैं अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और जैसे मैं ये हड्डियों, जोड़ों और स्पेशली जगह मैं गठिया के मर्ज़ के हवाले से बात करूँ तो मैं ज़रा इसकी ना आपसे हिस्ट्री जानना चाहती हूँ। पहले गठिया का मर्ज़ हमने इतना नहीं सुना होता था कि आर्थराइटिस की पेन है, आर्थराइटिस की पेन है। डॉक्टर साहब अब इतना फ्रीक्वेंटली सुनने लग गए हैं और इसमें यंग लोग भी आ गए, इवन के बच्चे भी आ गए हैं। बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारे यहाँ आजकल काफ़ी लोगों को जोड़ों की तकलीफ़ें हो रही हैं। पहले ज़माने में तो ज़्यादा उम्र के बाद हुआ करती थी और आजकल कम उम्र में भी जोड़ों की तकलीफ़ें अक्सर देखने में आ रही हैं। मुख्तलिफ वजूहत होती हैं इसकी। लाइफस्टाइल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। जितना एक्टिव पहले ज़माने में लोग हुआ करते थे, चलना फिरना, फिज़िकली काम करना, वो कम हो गया है। ट्रैवलिंग ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर होती है। स्पोर्ट्स का रुझान भी कम है निस्बतन। और उसके अलावा ग़िज़ा का भी इससे ताल्लुक़ है। अच्छी सेहतमंद ग़िज़ा जिसमें कि कैल्शियम और विटामिन डी अच्छी मुनासिब हो, वो भी आजकल कम मिलती है। ख़ास के बच्चों की में भी काफ़ी डिफिशिएंसी पाई जाती है, बड़ों में भी। तो इस तरह से मुख्तलिफ वजूहत की वजह से जोड़ों में तकलीफ़ें बढ़ रही हैं। सही कह रही हैं। हमारी डाइट में कोई मेजर ऐसी आप देख रहे हैं कि वो तब्दीली भी आ गई है? क्योंकि ऑफ कोर्स हम प्रोसेस फूड तो खाते हैं, बट स्टिल मैं देख रही हूँ कि लोगों के अंदर अब अवेयरनेस भी है, लोग वर्कआउट भी कर रहे हैं, लोग वॉक भी कर रहे हैं, फिर भी ये चीज़ें इन्फेक्ट कर रही हैं। हाँ, इन सब चीज़ों की से ये जोड़ों की तकलीफ़ें कॉज नहीं होती हैं बल्कि कंट्रीब्यूट करती हैं, यानी कि बिगड़ सकती हैं। मुख्तलिफ वजूहत होती हैं जोड़ों की बीमारियों की। कुछ तो आर्थराइटिस इस तरह के होते हैं जिनमें के ब्लड के अंदर एक फैक्टर होता है, मिसाल के तौर पर रूमेटॉइड फैक्टर, उसकी वजह से मुख्तलिफ जोड़ों में तकलीफ़ होती है। उसके अलावा जो मेल अलाइनमेंट एक चीज़ कहलाती है, जिसका मतलब ये होता है कि जोड़ों में हल्का सा टेढ़ापन, खास के घुटनों में इसका ख़ास रोल होता है, घुटनों की तकलीफ़ों में, कि जब कद बढ़ रहा होता है उस टाइम पे घुटने अगर थोड़ा सा भी टेढ़े हों तो बाद की उम्र में जाके उनमें तकलीफ़ होने का अच्छा होता है। यानी कि अगर आपका कद बड़ा और आपका पोस्चर भी अच्छा हो तो तब भी प्रॉब्लम हो सकती है।
बिल्कुल पॉस्चर की वजह से भी हो सकता है, रीढ़ की हड्डी, कमर से भी इसका ताल्लुक़ है। तो पैरों, टखनों, घुटनों, कूल्हे के जोड़, रीढ़ की हड्डी, उन सब की एक मैकेनिकल अलाइनमेंट कहलाती है कि वो सही अगर पड़ रही हो तो जोड़ों पे जोर बराबर पड़ रहा होता है। अगर कहीं पे भी टेढ़ापन आ जाए तो फिर वो गलत लोड पड़ने की वजह से बाद में तकलीफें शुरू हो जाती हैं। ये अक्सर ख़वातीन जो है ना जिनका पोस्चर सही नहीं होता वो ज़्यादा, क्योंकि जब किचन में काम करते हुए वो जोड़ों की बहुत ज़्यादा दर्दों की शिकायत करती हैं। डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं, ये क्यों ये जोड़ों का दर्द इतना वफादार होता है कि सर्दियों में कोई आए ना आए ये फ़ौरन आ जाता है, या पुरानी दर्दें सारी क्यों वापस आ जाती हैं? देखिए, सर्दियों में एक तो टेम्परेचर ड्रॉप होता है, फिर बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है वो भी चेंज हो जाता है। तो जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो उससे क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड सप्लाई कर रही होती है मसल्स को, टेंडन्स को, जोड़ों को, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, मतलब नैरो हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि ब्लड सप्लाई जो होती है जॉइंट्स की वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इस वजह से थोड़ी स्टिफनेस, दर्द सब बढ़ जाती है। ऑल्सो बैरोमेट्रिक प्रेशर जो होता है उसके चेंज होने से थोड़ी एक्सपेंशन। ये बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या होता है? बैरोमेट्रिक प्रेशर जो आपकी हवा का एक सब चीज़ें जो आप देखें, एक प्रेशर जो which affects everything, right? which affects our body, which affects the tissue. कुछ प्रेशर के अंदर जो मुझे बताएं फिर, तो जो लाहौर में अब ये जो स्मोक का जो इशू है दोबारा से शुरू होने वाला है, तो क्या उसका भी इस पे फ़र्क पड़ता है? देखिए, यस, बैरोमेट्रिक प्रेशर कैन अफेक्ट जॉइंट पेन इन द सेंस के जो साइनोवियल टिश्यू होता है वो एक्सपैंड हो जाता है, जिसकी वजह से दैट कैन कॉज सम सेंसेशंस व्हिच कैन बी परसीव्ड एज पेन। जो साइनोवियल फ्लूइड होता है जिसको हम चिकनाहट कहते हैं जोड़ों के अंदर, वो थोड़ी सी थिक हो जाती है इन कोल्ड वेदर, उसकी वजह से भी स्टिफनेस बढ़ जाती है। वो तो हमारी वजह से भी ना, क्योंकि हम ड्राई फ्रूट्स पे हाथ औला नहीं रखते, वो ज़रा खाते, पानी कम कर देते हैं, चाय ज़्यादा कर देते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा कर देते हैं। चिकनाहट का उससे इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। चिकनाहट इज़ मोस्टली एज रिलेटेड, थोड़ी कम हो जाती है। यस, कोलेजन की कमी हो तो उसका थोड़ा सा उसके ऊपर असर हो सकता है। नो वंडर लोग इंजेक्शंस लगवाते हैं फिर अपने घुटनों में भी। यस, सो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक किस्म का आर्थराइटिस होता है, जैसे डॉक्टर ताशवीन अभी उसका जिक्र कर रहे थे, जो ओल्ड एज में थोड़ा वेयर एंड टेयर की वजह से, घिसाव की वजह से हो सकता है। उसके अंदर कोलेजन इंजेक्शंस का रोल होता है, काफ़ी लोगों का उससे फ़ायदा होता है। सही। मुझे आप बताएं क्यों इसकी हिस्ट्री, ये क्यों वफादार दर्द है, मैं ये सारी मोचें, दर्दें, फ्रैक्चर वापस आ जाती हैं क्यों सर्दियों में? देखिए, मैं नेचुरोपैथी में कहूँगी, जो आप वही नज़र आते हैं जो आप खाते हैं। सही है। तो जब आप अपने ग़िज़ा ही सही नहीं करेंगे, आपके बोन्स को भी ग़िज़ा चाहिए होती है। जब आप ग्रोइंग एज में आपको जो ग़िज़ा चाहिए होती है आप वो नहीं लेते। अभी आपने जैसे प्रोसेस फूड का तस्करा किया है, तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। और एक वजह है कि हमें अल्लाह गफूर रहीम ने बनाया है, तो हमारी जो ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग है अल्लाह गफूर रहीम ने की है ना। जब इंसानों ने इसमें अमेंडमेंट किया, चीज़ें जब की, तो फिर हमारे ब्रेन को पता ही नहीं होता कि इसको हजम कैसे करना है। जैसे फूड कलर्स हैं, जैसे सिंथेटिक चीज़ें, उसको वो हमारे ग़िज़ा का या हमारे खून का हिस्सा बनने से पहले बहुत सारे हमारे चीज़ों को ख़राब करता है। ये भी एक वजह है कि आपके जो ये वफादार दर्द है ये आ जाता है। और सर्दियों में जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि जाहिर सी बात है आपके ब्लड थोड़ा थिक हो जाता है, इसकी वजह से भी आप पेन ज़्यादा महसूस करते हैं। पहले के ज़माने में हर मौसम को वेलकम किया जाता था हर घर में, जैसे अलसी की पीनियाँ बन जाती थी, वेलकम विंटर होता था, तो विंटर की सारी चीज़ें आप बनाते थे। और आप लहसुन के लड्डू बनाते थे, तो क्या ब्लड थिनर्स है ना। लेकिन अब अदरक के लड्डू बनते थे, अलसी के लड्डू बनते थे, आप ये सारी चीज़, अदरक और ये लहसुन, ये चित्राल में ये सारी चीज़ें बनती थी, क्योंकि हमारे पंजाब में तो लाहौर में तो कभी ऐसी नहीं बनती, हमारे चित्राल में बनती है। यखनी, भेड़ का गोश्त, ये सारी चीज़ें वहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। तो उसके पीछे ये हिकमत होती थी क्योंकि ब्लड थिनर्स थे। हाँ, क्योंकि देखिए फालिज ज़्यादा जो है ना, सर्दियों में ज़्यादा फालिज के अटैक होते हैं। मुझे बताएं ये ख़वातीन में, क्योंकि मैं जब इसकी रिसर्च पढ़ी थी तो उसमें कहा कि ख़वातीन को तो बहुत प्रोन होती है आर्थराइटिस, क्योंकि उनको जोड़ों की दर्द, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस भी ख़वातीन अब तो खैर जल्दी शुरू हो गया, पहले कहते हैं जी 40 के बाद ना ऑस्टियोपोरोसिस का प्रोसेस भी पहले शुरू हो गया है। सो ख़वातीन में आपने ज़्यादा देखे जो आपके पास आती हैं? सबसे पहले जैसे डॉक्टर साहब ने बात की अलाइनमेंट की, सबसे चीज़ जो मेन हम ख़राब कर रहे होते हैं वो है फुट टाइप। ख़वातीन क्योंकि पूरा दिन किचन में काम कर रही होती हैं, खड़ी हो रही होती हैं, आर्ची फुट, फ्लैट फुट होने की वजह से उनकी अलाइनमेंट ख़राब हो रही होती है।
अक्सर पेशेंट्स जिनको नी ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है वो 90% मैं देखता हूँ ख़वातीन हैं। और देखा जाए तो उनका कहीं ना कहीं डैमेज होता है, जो फुट टाइप की वजह से उनके घुटने डैमेज हो जाते हैं, अलाइनमेंट ख़राब होती है, वज़न एक साइड पे पड़ता है और वो घिसना शुरू हो जाता है, या उनके बीच में गैप बहुत कम हो जाता है। ये एक मेन वजह है जो कि हम बहुत छोटी सी है। अगर मैं थोड़ा सा देखूँ यूरोप की साइड पर, तो अब तो छोटे छोटे बच्चों के वो शुरू से ये चीज़ देखते हैं और उनको उसी टाइप के शूज़ सजेस्ट करते हैं स्टार्टिंग एज में। उसमें ये होता है कि बच्चे की हड्डी थोड़ी नरम होती है तो वो बेहतर होने के चांसेस कंपैरेटिवली आ जाते हैं, जो कि आगे चल के इन सारे इशूज़ में बेसिकली फ़ायदा देते हैं। अच्छा, हम तो फुट टाइप पे ये नहीं कहूँगी बिलीव नहीं करते, बट हमें इसकी अवेयरनेस ही नहीं है ना कि मतलब जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे हाइट लंबी, तो आप फ्लैट ही पहने, वो फ्लैट पहनने की वजह से भी आपके पाँव में एक मुस्तकिल दर्द शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद हम लड़कियाँ हैं, ज़रा फैशन पिटियाँ भी होती हैं, तो हमने हील्स भी पहननी है, और हमारे गोडे गिट्टे चाहे वो उसको कबूल कर रहे हो ना कर रहे हो, हमने हील पहननी, तो कि ये हील भी एक रीज़न बनती है? देखिए, बिल्कुल करती है। सिर्फ पैसे और चप्पल का कलर, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। आपकी सेहत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या पहन रहे हैं, वो आपको कहाँ कहाँ असरअंदाज हो रही है। अक्सर लोगों के लंबर में L4, L5, S1 हिस्ट्री लेते हैं, कोई चोट नहीं लगी, कोई झटका नहीं आया, लेकिन उनके शदीद दर्द है और कंप्रेशन आया हुआ है उनके MRI में और एक्सरेज में। अच्छा। रीज़न यही होता है कि कहीं ना कहीं फुट टाइप का इशू होता है, जो गलत शूज़ पहनना, गलत अंदाज से चलना, और वो उनके, ये मामला तो हड्डियों का है ही, इसके साथ साथ अक्सर ऐसे लोग मिलेंगे आपको ख़वातीन जिनके हिप्स और थाइस का गोश्त बढ़ रहा होता है, वज़न बढ़ रहा होता है, अपर बॉडी बिल्कुल नॉर्मल होती है, जिसको हम नॉर्मली पेयर शेप कहते हैं। वो भी एक रीज़न होता है ख़राबी का, जो कि काउंट करता है आपके फुट टाइप से। उमें आपको क्या लगता है कि आपकी स्टडी क्या कहती है और आपकी एक्सपीरियंस क्या कहती है कि क्यों हम इतनी जल्दी आर्थराइटिस की तरफ जा रहे हैं? पुअर लाइफस्टाइल हमारा अच्छा नहीं है, डाइट हमारी अच्छी नहीं है। हम वो हर चीज़ जो सेहत के लिए अच्छी है, हमारी हड्डियों के लिए अच्छी है, उसको सबसे पहले अलग कर देते हैं। हम आजकल जो है जिसे कहते हैं आसान लफ्ज़ों में कि ज़बान के चस्के पे ज़्यादा करते हैं। बच्चों को भी ये शुरू हो गया क्योंकि हमारे जो प्रॉपर विटामिन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारी बॉडी को मिल ही नहीं रहे। वो सारी चीज़ें जैसे अभी गालिब ने कहा फुट टाइप की बात की है, वज़न जो है इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। डाइट, लाइफस्टाइल, वेट, ये तीन चीज़ें सबसे मेन है। और उसके बाद अल्लाह ना करे चोट लग गई है या उसके बाद कोई और एहतियात नहीं किया, पोस्चर बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बच्चा पूरा दिन अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे बैठा हुआ है, अब मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन जो है पहले एक बहुत बड़ी एज में हुआ करता था, अब ये कि बहुत यंग एज में आपको सुनने को मिलेगा कि जोड़ों का दर्द शुरू हो गया है, घुटनों में दर्द हो रहा है, कहीं ना कहीं मसला आ रहा है कि हड्डियों का या जोड़ों का जो इशू है, जो 40s के बाद पहले होता था, अब ये 20s में आपको नजर आना शुरू हो गया। और 40s के बाद भी नहीं, मुझे तो लगता है ये तकरीबन 60s के बाद देख रहे होते थे कि जब आप नानी दादी जो उनसे भी आगे, और वो भी वो लोग जिनका वजन ज्यादा होता था या उनको ज्यादा होता था। हम कहते थे जी अब जो वॉक कर रहा है, जो काम कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है, लेकिन स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। हम डाइट का ख्याल नहीं करते। मैं फिर कहूँगी कि हमारी सबसे जो बड़ी कमी है, कमजोरी है, वो हमारा प्रॉपर डाइट का ना लेना है। तो फिर डॉक्टर दाशमी मुझे बताएं कि क्या हमें फिर बैक टू द बेसिक जाना पड़ेगा कि देसी घी का इस्तेमाल हो रहा है, देसी कुकर इस्तेमाल हो रहा है, देसी मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं, और वही जैसे पहले तो होता था कि जी आप जल्दी सो जाते थे। अच्छा, हमारे साथ आज ये भी मसला है ना कि मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ और लोग इस बात को फ्लॉन्ट करते हैं। मुझे ये बात कहते हुए लोगों को शर्म आएगी कि मैं तो सारा दिन सोती हूँ, सारी रात जागती हूँ, ये मुझे एक वाहियात सी बात लगती है, लेकिन लोग इसको बड़े आराम से बता रहे थे कि जी हम तो सारी रात जागते हैं, सारा दिन सोते हैं। सो क्या इज इट ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न? और क्या जी, नींद का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ना, वो बच्चों में होता है, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ सारी रात के टाइम पे हो रही होती है जब वो सो रहे होते हैं। अगर उनको प्रॉपर स्लीप ना मिल रही हो तो उनकी बॉडी की ग्रोथ, उनकी हड्डियों की ग्रोथ सही नहीं हो पाती। और प्लस अगर डाइट भी ख़राब हो, जिस तरह से कि दूध पीने के रिवाज बच्चों में भी बड़ा कम हो गया आजकल, और कैल्शियम और विटामिन डी कहाँ से मिलेगा अगर वो दूध नहीं पीते, अगर वो दही इस्तेमाल नहीं करते, देसी घी की चीज़ें बहुत कम बन रही होती हैं घरों के अंदर, पनीर कहाँ इस्तेमाल होते हैं हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पालक पनीर कभी कभार बन गया तो मिल गया पनीर, वो भी पालक के साथ। जी। और उसके अलावा जो आजकल के रिवाज हैं कि बर्गर के अंदर पनीर की एक स्लाइस मिल जाएगी आपको, वो भी दुकान वाला पूछेगा कि डालूं कि नहीं डालूं चीज़। तो भाई इस तरह की डाइट तो नुकसानदेह है ना, और पिज़्ज़ा के अंदर तो पनीर, तो इसके अलावा तो कैल्शियम और विटामिन डी का सोर्स हमारे बच्चों को मिल ही नहीं रहा होता, और ये डाइट अपनी तरफ से अनहेल्दी होती है। तो इसलिए उनकी जो ग्रोथ के दौरान अगर हड्डियों की सही ग्रोथ ना हो, उसकी वजह से थोड़ा टेढ़ापन अगर आ जाए तो फिर वो जोड़ों पे असर होता है।
तो वो बाद में जाके उसमें कथाकलामी की बात है। आपने पनीर की इतनी अच्छी बात की, जैसे आप यूरोपियन कंट्रीज़ देखें, आप स्विट्ज़रलैंड में देखें, आप ऑस्ट्रिया में देखें, जिनका दूध बहुत अच्छा है, आइसक्रीम बहुत, इनका पनीर बहुत, चीज़ बहुत अच्छा है और लोग उसको वैसे भी खाते हैं। चले मैं कहती हूँ वेस्टर्न कंट्रीज़ को आप छोड़ दें, आप ये ज़रा मिडल ईस्ट कंट्रीज़ की तरफ भी आप रुख कर लें, वो भी पनीर का इस्तेमाल इतना करते हैं। और वहाँ पर मैं देखती हूँ कि अगर आप हाइकिंग पर जाते हैं तो हम यंग लोग हाइकिंग नहीं कर पाते, उनके 70-70, 80-80 साल के जो लोग हैं, क्योंकि उनकी खुराक इतनी अच्छी थी। तो हमने कहा भाई ये तो हमारे यहाँ तो इस वक्त लोग गोडे गिट्टे पकड़ के बैठे होते हैं और ये लोग पहाड़ जो है ना उस पर भी कूदियाँ मारे होते हैं, चढ़ते नहीं है, कूदियाँ मारते जा रहे होते हैं। सो इसका मतलब ऑफ कोर्स हम लाइफस्टाइल की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन मेजर आप उसमें और सबसे बड़ी क्या गलती हमारी डॉक्टर साहब देखते हैं जिसको हाईलाइट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? जी, डाइट में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी। इसका भी डायरेक्ट ताल्लुक़ है हड्डियों के नशोनुमा के साथ और जोड़ों के साथ। उसकी कमी की वजह से भी जोड़ टेढ़ा होना शुरू होता है। मैं देख चुका हूँ मरीज़ों को, बच्चों को जो कि बर्गर वगैरह खाते थे लेकिन फ्रूट्स नहीं खाते थे बिल्कुल, तो बड़ा उनको जोड़ों के अंदर मसला हो गया, टेढ़ापन हो गया। और विटामिन सी देने के बाद चंद सालों के अंदर बिल्कुल ठीक हो गए उनके जोड़। तो फल बच्चे खाते नहीं हैं, सिट्रस फ्रूट्स खाते नहीं हैं, तो ये भी इसके साथ शामिल है। और उसके अलावा एक्सरसाइज का रुझान हमारे स्कूलों में थोड़ा बहुत जितना होता है अच्छी बात है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ख़ासकर एक्टिव एज के अंदर ज़्यादा करना चाहिए। और बड़ी उम्र में भी जब इंसान की उम्र 30-40 के करीब होती है, उस टाइम पे मैक्सिमम एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसी से हड्डियों में स्ट्रेंथ आती है। उसके बाद हड्डियों की स्ट्रेंथ बढ़ने का रुझान हमारी बोन्स के अंदर फिजियोलॉजी के हिसाब से कम हो जाता है। इसमें वेट ट्रेनिंग भी आ जाती है, लोग कहते हैं वेट ट्रेनिंग शुरू करें। जी, वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, कई तरह की एक्सरसाइजेज हैं। वेट ट्रेनिंग से अपर लिम्स में काफ़ी फ़ायदा होता है और टांगों के अंदर भी एक्सरसाइजेज होती हैं। जो भी स्ट्रेस लगाने वाली, जोर लगाने वाली एक्सरसाइजेज होती हैं, उनसे हड्डियों पे डायरेक्ट फ़ायदा होता है। फिर वैसे बच्चों को ना अपने के पार्क्स में भी लेके जाया करें। अगर बच्चों के स्कूल के अंदर ग्राउंड ही ना जहाँ पे वो खेल खेल के हफ जाएँ, तो आप बच्चों को पार्क्स में ले जाएँ। मैं चाहूँगी डॉक्टर बल्कि सिर्फ किचन काउंटर की तरफ आप चले जाएँ और फिर आप मुझे ये ज़रूर बताएँ कि आज जो आप चीज़ें बनाने जा रही हैं वो किन किन चीज़ों के लिए है? अच्छा देखिए, एक तो ये है कि ख़वातीन में मेनोपॉज के बाद भी हड्डियों का दर्द ज़्यादा हो जाता है। जब जैसे डॉक्टर साहिबान ने कहा कि जब हम खर्च जमा करने की उम्र होती है हम जमा नहीं करते। हाँ। जैसे दूध का इस्तेमाल नहीं, दही का इस्तेमाल नहीं, पनीर का इस्तेमाल नहीं। ख़वातीन को और हड्डियों का दर्द ज़्यादा होता है, तो उनको छोटी सी एज में ये सारी चीज़ें लाजमी देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं बनाने जा रही हूँ, एक हमारी बूटी है नेचुरोपैथी में, बरंजास अफसंतीन। ठीक है, अफसंतीन बूटी है, ये इन्फ्लेमेशन को कम कर। अच्छा, अभी हमें बता दें कितनी क्या चीज़ें बना रही, फिर मैं ब्रेक पे चली जाऊँ। हाँ ठीक है, मैं एक है ना एनर्जी बूस्टर बनाऊंगी हड्डियों के लिए। एक मैं आपको बहुत अच्छी टी बताऊंगी, आपको हड्डियों का कोई भी मसला हो आप वो पी सकते हैं। चले, एक चाय और एक एनर्जी बूस्टर और एक इसी से ऑयल भी बनाऊंगी। एक ऑयल भी, हाँ, क्योंकि फिर वो कहते हैं ना मसाज भी ज़रूरी होता है साथ में हड्डियों का। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी चाहिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं भी ये भी डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगी कि इसकी वर्स्ट फॉर्म आर्थराइटिस की क्या हो सकती है और उसमें फिर क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करें आर्थराइटिस के हवाले से। और मैं ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल छोड़ के गई थी, वो ये थी कि इसकी वर्स्ट फॉर्म डॉक्टर साहिबा क्या हो सकती है अगर आपका आर्थराइटिस बिगड़ जाए तो? तो देखिए हियर मैं थोड़ी सी एजुकेशन करना चाहूँगी सबके लिए कि आर्थराइटिस एक टर्म है जो हम इस्तेमाल करते हैं जोड़ों में किसी भी दर्द, घिसाव या सोजिश के लिए। अब आर्थराइटिस एक टाइप का नहीं होता, ठीक है। आर्थराइटिस अगर आप देखें 100 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस होते हैं, ठीक है। सो जो तो 2-3 इमेजेस की पता है, नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जो कॉमन आर्थराइटिस होता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जिसको हम कहते हैं डीजेनरेशन ऑफ जॉइंट्स, जो ज़्यादातर बड़ी उम्र में हो जाता है, घिसाव आ जाता है जोड़ों में, कार्टिलेज जाता है, आर्थराइटिस है। दूसरा जो आर्थराइटिस होता है सोजिश वाला आर्थराइटिस, जिसको हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कहते हैं, वो रूमेटॉइड, जिसको हम उर्दू में गठिया का मर्ज कहते हैं। अच्छा, ठीक है। अब ये दोनों आर्थराइटिस मुख्तलिफ होते हैं। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो ज़रा बड़ी उम्र में, मगर छोटी उम्र में भी हो सकता है अगर लाइफस्टाइल ठीक ना हो, वज़न बहुत ज़्यादा हो, आप बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हो जैसे जोड़ों में घिसाव आ रहा हो। रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऐसे जो सोजिश वाले आर्थराइटिस होते हैं वो यंग लोगों में भी, कम उम्र में भी हो सकते हैं और लड़कियों में बहुत कॉमन होते हैं। सही, ठीक है। इनका प्रेजेंटेशन थोड़ा मुख्तलिफ होता है। सोजिश वाले आर्थराइटिस में जोड़ों में स्वेलिंग ज़्यादा हो सकती है, सुबह के टाइम पे अकड़ाहट बहुत ज़्यादा होती है, स्टिफनेस होती है, दर्द जो है वो एज द डे गोज़ ऑन वो बेहतर हो जाती है, और दोनों की ट्रीटमेंट बहुत मुख्तलिफ होती है। सो ये लोगों को जानना ज़रूरी है कि हर किस्म का आर्थराइटिस जो है उसकी ट्रीटमेंट एक तरह से नहीं होती। ओके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है
तो आप ज़रूर इसका एवेल्यूएशन कराइए। इट कुड बी कि इट्स जस्ट कोई न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है, विटामिन डी डिफिशिएंसी है। तो जो बोन डेंसिटी वीक होती चली जा रही है वो भी आर्थराइटिस के अंदर ही ऐसा हो रहा है कि जिससे से पेन? सो देखिए, बोन डेंसिटी का डिक्रीज होना ऑस्टियोपोरोसिस होता है। जी जी। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, डिफरेंट डिजीजेज हैं। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस तो जोड़ों में घिसाव हो गया और डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज जिसको हम कहते हैं, राइट। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों के भुरभुरेपन को कहते हैं। वो होता है जनरली औरतों में ज़्यादा कॉमन होता है जब मेनोपॉज होता है, माहवारी ख़त्म हो रही होती है, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से हड्डियों की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है एस्ट्रोजन की कमी की वजह से। However, ये आजकल आपने खुद भी सुना होगा, यंग लोगों में भी ऑस्टियोपोरोसिस देखा जा रहा है, बिकॉज देयर आर और कंडीशंस होती हैं, थायराइड प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे पेरीमेनोपॉज हो रहा है, लाइक आपको अर्ली 30s में भी। हाँ। और विटामिन डी की बात हुई, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज की, दैट्स अ मेजर कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया जो यंग लोग। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हम में से किसी का भी विटामिन डी अच्छा नहीं है। अगर देखा जाए आज मैं अपने जाके चेक करा लूँ, राइट, डॉक्टर मुझे जवाब दे देना है। हाँ। So, नहीं, विटामिन डी जो है ना वो जेनेटिकली भी आई थिंक उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। स्किन पे बनता है, फिर लिवर में उसकी फॉर्म चेंज होती है, फिर किडनी में फॉर्म चेंज होती है, फिर वो एक्टिव फॉर्म में आता है। सो किसी पे लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई एंजाइम डिफिशिएंट हो ना, तो उसकी डिफिशिएंसी हो सकती है। ओके, ठीक है। अच्छा, आप बनाने जा रही हैं, आपने इसे कहा किसी ने बात जिक्र किया मेनोपॉज का, तो मेनोपॉज के बाद जो आपने कहा कि जो हड्डियों के अंदर जो प्रॉब्लम होती है, वो तो मैं एनर्जी बूस्टर बनाऊंगी। अभी मैं जैसे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें अक्सर ऐसा होता है कि आपके पहले छोटे जोड़ सूजते हैं और उसकी वर्स्ट कंडीशन में आपकी हड्डियाँ टेढ़ी होने लगती है। ठीक है, पहले वो छोटे जोड़ों को मुतासर करता है, फिर बड़े जोड़ों को भी मुतासर करता है। ठीक है, उसके लिए नेचुरोपैथी में जो आपके सोजिश को कम करती है, पुराने दर्दों को, बुखार को, वुडवर्म कहते हैं, आंतों के मसाइल को भी हल करती है। इस पर बहुत सारी रिसर्च हो रही है। अफसनतीन आराम से हमारे मुल्क में मिल जाती है। ठीक है, आपने, लेकिन ये बहुत कड़वी होती है। आपने 1.5 कप पानी लेना है और आपने इतना सा ये लेकर आप इसको अच्छी तरीके से जोशा लें, जोशांदा बनाकर। अच्छा, देखिए, दवा कड़वी होगी। अब कुछ लोग कहेंगे इसमें गुड़ मिला लूँ, इसमें चीनी मिला लूँ, इसमें कुछ, ऐसा कुछ भी ना करें। हाँ, ये कौन नहीं पी सकता? हाइपोग्लिसरीमिया के पेशेंट जिनका शुगर लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है, तो वो पहले मतलब कि कोई मीठी चीज़ खा लें, उसके बाद ये पीजिए। तो ये जिनको रियोमेटॉइड आर्थराइटिस है, जैसे सोजिश है, जहाँ पे सूजन है, तो वहाँ पर जो है ना ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी को जैसे एक कप, जैसे हमने चाय बनाने के लिए तो बहुत कलील इस्तेमाल किया, लेकिन अगर आप इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो आप इसी बूटी को एक मुट्ठी भरकर आप इसको पानी में अच्छी तरीके से जोशा लें। जोशाने के बाद इसको छान के स्प्रे बोतल में डालकर, जहां आपको दर्द हो रहा हो लेकिन वहां कोई कट नहीं लगा हुआ हो, तो आप उसको अच्छी तरह स्प्रे करें, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ सूजन होती है तो वहाँ मसाज मना होता है, तो आपने मसाज नहीं करना, लेकिन आपने इसको ठंडा करके स्प्रे करना है। उससे भी आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। अपनी हर अद्वियात के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो है बच्चे बुज़ुर्ग सब इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बता दिया, सिर्फ शुगर वालों को थोड़ा सा एहतियात करें जिनकी शुगर लो हो जाती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं बता रही हूँ कि खशखाश, शुक्र हमारे मुल्क में मिल रही है, बहुत जगह पे पाबंदी है। खशखाश बहुत बेहतरीन चीज़ है आपके दर्दों को मैनेज करने के लिए, और एटलीस्ट पेन किलर, नेचुरल पेन किलर है अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो मैं यूजुअली जो लोग कहते हैं जी आपको अच्छी नींद आ जाती है खशखाश से, तो आप खशखाश को जैसे दूध में कहते हैं गर्म करके लोग जी, अच्छा, ये भी नींद के लिए बहुत अच्छी। अच्छा, जिनको रेस्टलेस फीट होता है और जो अपने पाँव पटकते रहते हैं और सोते नहीं हैं, वो उनके लिए भी ये कहवा बहुत अच्छा है, दिन में 2 बार पिए तो। ठीक है। अच्छा, खशखाश आप सही कह रही हैं, नींद के लिए भी अच्छी है, लेकिन ये नेचुरल पेन किलर है। आपने खशखाश को क्या करना है, पहले अच्छी तरीके से साफ़ करना है। साफ़ करने के लिए जो तरीका हमारा होता है कि पानी में डाल के साफ़ करके फिर इसको दोबारा सुखा लें। ठीक है, दोबारा आपने सुखाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सूजी को भून लेना है। ठीक है, सूजी आप भून लीजिए। इसमें पहले 1 कप सूजी को आप भूनेंगे,
ठीक है, आप चाहें तो आप देसी घी डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो ऐसे कुछ लोग होते हैं कि नहीं हम घी इस्तेमाल करेंगे, तो आप ऐसे ही इसको भून लीजिए। जब इसको भून रहे हैं तो इसमें भूनते हुए आप इसमें मखाने ऐड कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा था ना, तमाम सफ़ेद चीज़ें जो है अल्लाह ताला ने उसमें कैल्शियम रखी है। सही, ठीक है। और फिर इसमें आपने मखानों को भी भून लेना है, दोनों को अच्छी तरीके से भून लेना है। सूजी का कलर चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, जब इसका कलर थोड़ा सा भून के चेंज हो जाएगा तो फिर मैं इसमें, अगर ये आपने 1-1 कप लिया है तो जायफल और जावित्री, ये भी नेचुरल पेन किलर्स हैं, तो इसको भी बाद में सबको ग्राइंड कर लूँगी। तो मैं इसमें जैसे ये वैसे होता है, ऐसा है कि ये इसी के ऊपर होता है, ठीक है, इसी के ऊपर लगा हुआ होता है, तो इसको भी तोड़ के इसमें आधा डालूंगी। और जो जावित्री है वो इसमें मैं 3 के जैसे निकले हुए ये मैं इसमें डालूंगी। ठीक है। उसके बाद बाज़ लोगों का निज़ाम हज़म इतना अच्छा नहीं होता, तो बाद में मैं इसमें सौंफ डालूंगी। ठीक है, जब इसको भून लूँगी, देखिए अब ये इसकी खुशबू आने लगी है, सूजी भून गया है। जब सूजी भून जाएगा तो इसमें मैं खशखाश शामिल करूँगी, चूल्हा बंद कर दूँगी। ठीक है, फिर इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद ये सारी चीज़ें हम वज़न है, सिर्फ इसमें जो जावित्री है वो मैंने 3 के हिस्सा डाला है, और जायफल आपने 1 डाल। हाँ, ठीक है। अब इसको ग्राइंड करके अच्छी तरीके से, और फिर ग्राइंड करते हुए इसमें सफ़ेद मौसली, ठीक है, ये भी हम वज़न ही डालना है। ठीक है। और उसके बाद आपने इसमें डालना है 2 बड़े चम्मच सौंफ। ये अच्छी लोडेड सी वो बन रही है, जी बनेगा, बिल्कुल सही है। ये सारी चीज़ें आप ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद पाउडर बनाकर आप रख लीजिए। पाउडर बनाने के बाद आप मिल्क जो लेते हैं गरम कीजिए, उसमें 2 बड़े चम्मच डाल दीजिए। तो ये आपका एनर्जी बूस्टर हो जाएगा, आपके हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों को भी दे सकते हैं। टाइम क्या हो उसका, इसको पीने का? वही 4 बजे से पहले। 4 बजे से पहले? 4 बजे से पहले। ठीक है, यानी कि शाम 4 बजे से पहले। मेरी स्कूल ऑफ थॉट कहती है कि मिल्क जो है विटामिन D3 के कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरत है, तो आप सूरज में ही उसको पिएं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो आप 4 बजे से पहले इसको लें। मुझे पता है कौन लोग इसको नहीं पी सकते हैं? देखिए, इसको कौन नहीं पी सकता, वैसे तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगेन किडनी के कोई मसाइल हो, अगर अल्लाह ना करे डायलिसिस पे हो, तो वो लोग फिर अवॉइड करें। हाँ, सही है। उसके अलावा जिनको दूध नहीं सूट करता, तो फिर वो इसको कोकोनट वाटर में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोकोनट मिल्क में भी, या सोया मिल्क भी, सोया मिल्क में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम के आमंड भी बिल्कुल उसमें भी कर सकते हैं। नहीं तो आप पानी के साथ ले लीजिए, क्योंकि इसमें तो कैल्शियम का खजाना है ना, तो आप ये ले सकते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब वो तेल बताइए जो आप कह रहे हैं कि जिससे हड्डियों का दर्द जो है वो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, मैं बताती हूँ, 1 मिनट में जिसको खाली करना पड़ेगा मैं खाली। अच्छा, बस मुझे एक बात बताएं, आप लोगों को तो इतना एक्सपीरियंस है, अक्सर मैं देखती हूँ कि वो जो जिरा होते हैं जो कि हड्डियों पे दर्द के, जैसे अगर कोई आपका मसल रप्चर हो जाए, फिर वो आपको कोई तेल है जिससे वो मसाज वगैरह भी करते हैं, तो वो तेल होता है रेड। और रेड तेल क्यों होता है? उसमें एक बूटी डलती है, उसकी वजह से हो जाता है। और वो क्या वो जेन्युइन बूटी है? जेन्युइन बूटी। बहुत सारे लोगों का अपना अपना फॉर्मुलेशंस होते हैं। इवन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो रीछ की चर्बी या ऊँट की चर्बी तक तेलों में मिलाते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। उनका अपना एक प्रोपोर्शन होगा, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा ऑब्वियसली, बट सबके अपने अपने रेमेडीज़ हैं और वो उसको अप्लाई करते हैं। सोचिए, रीछ और अगर ऊँट की चर्बी से आपने, तो चिड़ियाघर की स्मेल आने लग जाएगी आप में से। बहुत गंदी स्मेल होती है। नंबर 2, जरा के पास ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन पहले ये देख लें कि जरा जो है वो कितने एजुकेटेड हैं माजरत के साथ। लेकिन मसला ये कि हमारे यहाँ हर किसी ने अपनी एक दुकान खोली है, तो भरपूर है ना, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें बदनाम हो रही हैं इसी वजह से। मैं हुक्मा की भी अगर बात करूँ तो 80% लोग जो है बिला डिग्री के बैठे हुए हैं, और वो जो दवाएं दे रहे हैं या डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, उसके लिए उसकी वजह से एक पूरा हिकमत के नाम पे बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई। अब अगर आज की बात की जाए तो हजामा के साथ वही हो रहा है कि कपिंग एक बहुत मोतबर चीज़ है, और हर कोई, मुझे आता है, मैं भी कर रहा हूँ, इनको आता है, ये भी कर रही है, वो पीछे जो कैमरामैन है उनको आता है, तो वो भी करना स्टार्ट हो गए। आपको जब तक किसी इंसान की एनाटमी नहीं पता हो, आपको उसके और अमराज नहीं पता हो, उसके हवाले से कपिंग का प्रॉपर टॉपिक, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि इफ़
if the person he is आप उसको कह सकते हैं वो possessed हो या उसके साथ ऐसी कोई चीज़ हो या कहते हैं अगर उस पर कोई जादू भी हो तो आप जो हिजामा करने वाला है he needs to know क्योंकि उसकी डेट तो होती है चांद की but that person needs to know कि अगर इसमें कुछ है तो उसको फौरन छोड़ भी देना चाहिए। कैसे टैकल करना है, उसको कैसे लेके चलना है और आप अपना हिसार किस तरह रखते हैं। हमारे पास पहले भी एक प्रोग्राम किया था हमने जिसमें हिजामा स्पेशलिस्ट आए, उन्होंने भी बताया अपना हिसार करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें, क्योंकि उसमें जो अगर कोई नेगेटिविटीज़ हैं तो वो हम पे भी असरअंदाज होती हैं, हमारे घर के हालात मामला ख़राब करती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, मैं सिर्फ एक बात है जिसके पास भी जाएँ, पहले आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं ना, आप कभी भी जो है वो पेट के दर्द के लिए इनके पास नहीं जाएंगे, आप इनकी डिग्री देखेंगे, इनको जानेंगे कि मेरा मसला ये है, मैं इनके पास जाऊँ, इन्होंने ये पढ़ा है, यहाँ से पढ़ा। इसी तरह हकीम होता है, इसी तरह किसी डॉक्टर किसी भी पेशे पे आप चले जाएं, ऑल्टरनेटिव पे आप पहले उसकी डिग्री का ऑलवेज डू योर होमवर्क अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए हिजामा मिल तो बहुत एक अच्छी फ्रेंड है, पाकिस्तान की बड़ी मारूफ डिज़ाइनर है, तो उनको कोई प्रॉब्लम थी ऐसी, तो उनका हिजामा जिस बंदे ने कर दिया वो गलत कर दिया और उसके बाद वो बंदी 2 साल तक ठीक नहीं हुई। यही चीज़ 2 साल तक कभी उसका एक ऑर्गन मुतासर हो रहा है, कभी उसका दूसरा ऑर्गन मुतासर हो रहा है। सो जैसे आपने वर्ड इस्तेमाल किया, इट्स अ वेरी मोतबर चीज़ है क्योंकि देखिए सुन्नत में भी आ जाता है, तो जिसके पास भी जाएँ ऑथेंटिक होना चाहिए और साहिब इल्म उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, जो तेल बना रही थी। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और कैंसर में भी हिजामा नहीं रिकमेंडेड है, थायराइड है तो यहाँ कैसे लगा सकते हैं, दम ही घुट जाएगा। बहुत सारी चीज़ें, और लिफ नोड्स को आपने ड्रेन करना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से लिफ नोड्स है जिनको आपको ड्रेन करना ज़रूरी है। अच्छा मैंने क्या किया है सर, आपकी बात से वैसे मेडिकल साइंस में सर आप लोग हिजामा वाला उसको करते हैं, एंडोर्स करते हैं या आप लोग समझते हैं कि सही है? हमारी मेडिकल साइंस में तो नहीं है ये। आपकी मेडिकल साइंस में नहीं है? ये तिब्ब नबवी के अंदर है जी जी, लेकिन मेडिकल साइंस की किताबों के अंदर नहीं है, इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं नहीं रेकमेंड कर सकता। लेकिन बड़े बड़े जो देखिए जैसे बैडमिंटन प्लेयर्स वाला वो सारे वो कपिंग वाला सारे, बट जी मेरे पास मरीज आए हैं कुछ जिन्होंने कहा कि जोड़ों की तकलीफ उनकी ठीक हो गई हिजामा करने के बाद। कुछ लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले भी मेरे पास आए हैं जिन्होंने कराया और कई साल तक उनके रूमेटॉइड रिमिशन में चला गया, इतना कि उनको दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन अब वो बात ये है कि मैं रेकमेंड नहीं कर सकता जब तक हमारी अपनी तहकीक मेडिकल साइंस के ऊपर ना हो। और ये कि हिजामा करने वाला जिससे सभी बात हो रही थी उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, तजुर्बा क्या है, गलत ना कर दे, उसकी वो पॉइंट अपनी जगह है। और क्योंकि देखिए कितना प्रेशर देना है ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब कप आप लगाते हैं उसका प्रेशर होता है, आपने इतना प्रेशर नहीं देना कि सामने वाला बेहोश हो जाए दर्द से, तो ये भी चीज़ें होती हैं जिसकी। अच्छा मैं ऑयल बनाना बता रही हूँ, इसको सरसों के तेल में बना सकते हैं, तिल के तेल में बना सकते हैं, दोनों में बना सकते हैं। अगेन मैं इसमें जवत्री डालूंगी ये और उसमें यही अफसनतीन जो बूटी है बिल्कुल ये डालूंगी, और इसमें हरमल, ठीक है, ये हरमल भी वैसे अफसनतीन बूटी इतनी ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, पेट के कीड़ों से लेकर मैदे के अमराज से लेकर जिगर के अमराज से लेकर इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए गूगल कर लेंगे तो सबको पता चल जाएगा। महंगी होगी है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सस्ती है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बताया नहीं है, शायद मैं अब पहली दफ़ा बता रही हूँ। जैसे बताना शुरू करेंगे हमारे जो है ना पंसार हजरात जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो एक्टिव हो जाएंगे, फिर बोलेंगे नहीं है मार्केट में। हाँ ठीक है, तो आपने इसको जो है ना अच्छी तरीके से जो है ना पका लेना है हल्का हल्का। आपने जिसमें तेल डाला था वो कौन सा तेल था डॉक्टर बिल्किस? मैंने सरसों का, आपने नॉर्मल सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। जी जी। अच्छा, और अगर किसी को हड्डियों के दर्द के साथ बुखार होता है तो खाकसीर बहुत अच्छी चीज़ है, उसका कहवा बना के पी। जैसे लोग कहते हैं शाम में बुखार होता है। हाँ तो वैसे शाम के बुखार के लिए अफसनतीन भी है जो पिछले पहर बुखार कहते हैं कि जैसे ही शाम सूरज ढल जाता है बुखार हो जाता है उसके लिए। और खाकसीर भी बहुत अच्छा है कि खाकसीर और जो हरमल के दाने, हरमल मैंने बताया कि जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत कलील इस्तेमाल करना है, सिर्फ 7 दाने इस तरह करके आप देखो ना चुटकी में इतने 7-8 दाने आएंगे, इतना ही आपने खाना है। ठीक है ठीक है, बस ये बन गया। और आप जो लाल बूटी कह रही थी तो ये है, इसको अगर डाल देंगे तो लाल हो जाएगा तेल। ओके हाँ। तो ये तो गालिब बताएंगे। हाँ, लेकिन इसकी वो स्मेल नहीं होगी जिसको स्मेल को कह रहे थे कि वो सूंघना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, नहीं वो पाबंदी भी है जानवरों पे जो है ना चीज़ें उनका
एनिमल टेस्टिंग कोर्स बैंड। अच्छा, एक और चीज़ थी, ये एक सवाल ये भी लोग करते हैं कि कहते हैं कि जी अगर आपको अभी जैसे डेंगू लोगों को हो रहा है, चिकनगुनिया, और अगर आपको बचपन में टाइफाइड हो तो तब भी कहते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं आपकी बोन्स पे इफेक्ट होता है, फिर आगे लेटर इन लाइफ वो दर्दें वापस आती हैं। तो क्या ये है, क्योंकि कुछ मिथ्स भी ऐसे जो हमें क्लियर करने की ज़रूरत है, लेकिन चिकनगुनिया और डेंगू के हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे जो तकरीबन महीनों रोते हैं अपने जोड़ों के दर्द के वाले से। तो हम डॉक्टर साहब से इस वाले से भी पूछेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया, मैं आपको बताऊं कि आज मैं बात कर रही हूँ आपके इन जोड़ों के दर्दों के हवाले से। और जो जोड़ों के दर्द हैं, जो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जी आपको तकरीबन 50-60 साल के बाद जो है ना, बल्कि 50 साल तो कंसीडर की जाती थी यंग, और अभी भी हम माशरे से लोगों को देख रहे हैं कि लोग अपने आप को बहुत अच्छा कैरी कर रहे हैं, तो 60 के बाद। बट अब सबसे खौफनाक बात यह है कि जोड़ों की दर्द की जो शिकायतें कर रहे होते हैं वो यंग लोग कर रहे होते हैं, वो बच्चे कर रहे होते हैं। बच्चे कॉन्स्टेंटली, इसमें एक बड़ा ये है माशाल्लाह, इसकी वजह से नहीं, मेरे फ़ोन की वजह से नहीं, लेकिन ये जो फ़ोन में हम सब लगे रहते हैं ना हर वक्त, एक हमारा पोस्टर ये मुसलसल, हमारा सर यूँ हो गया हुआ है, बच्चों का सर भी यूँ हो गया हुआ है, हमारी ये बैक का भी इशू हो गया हुआ है। फिर एक दूसरी बात ये कि अब हमारे पास वो प्ले ग्राउंड्स नहीं है जिनमें अब जाके खेलें। बाहर डर लगता है कि बच्चे बाहर गए तो पता नहीं अल्लाह खैर खैर से वापस आते कि नहीं आते, या आप घर से बाहर वॉक करने के लिए निकले तो आप तो वापस आ जाएंगे, लेकिन आपका फ़ोन हरगिज़ आपके साथ वापस नहीं आएगा, क्योंकि हालात कुछ जनाब मुल्क के वैसे हो गए। बट what else we can do to make our bones strong? तो आपकी स्टडी में अगर मैं उनमें बात करूँ तो बोन्स को ज़्यादा देर जवान रखने के लिए क्या किया जा सकता है? जैसे शुरू से कहा जाता है कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसके अलावा हमेशा कहते हैं कोलेजन 25 के बाद नहीं बन रहा होता, तो यखनी का रिवाज बहुत कम हो गया। यखनी पीना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और वो भी ये जो मुर्गी है इसकी यखनी नहीं, बकरे की या गाय की हड्डियों की जो यखनी है वो पीनी चाहिए जिसमें कोलेजन मौजूद होता है। यखनी नहीं पी रहे हैं तो फ्लेक्सीड जो लुब्रिकेशन है, जो उसका कुशन बरकरार है, हड्डियों की मूवमेंट में प्रॉब्लम ना आए। पहली चीज़ विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, उसके बाद जो है ये आपका ओमेगा 3 जो होते हैं ये बहुत ज़रूरी है। ये तीन चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में मौजूद है शुरू से, मतलब एज के हिसाब से आप ले रहे हैं, और अपनी बॉडी को मूवमेंट की आदत डालें। बैठे बैठे आप सब कुछ खा रहे हैं तो आप सिर्फ फूलेंगे और आपकी हड्डियाँ बिल्कुल बेकार हो जाएंगी। मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा उम्र, ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़ के गई थी। आजकल हम देख रहे हैं कि वो हमारे दोस्त जिनको चिकनगुनिया या डेंगू हो रहा है, चिकनगुनिया के तो शुक्र इस बार केसेस कम सुनने को मिल रहे हैं, वो फिर महीनों दर्द की शिकायत करते हैं। क्यों? देखिए ज़ाहिर सी बात, इन्फ्लेमेशन है बॉडी के अंदर, आपका बुखार ख़त्म हो गया, बज़ाहिर तो आप ठीक हो गए, लेकिन जो उसने इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर कर दी, उसकी रिपेयर में जो टाइम लग रहा है, और जो सोजिश जिसे कहा जाता है आ गई है, जब तक वो ठीक नहीं होगी, और बाकी जो डिटेल है वो तो डॉक्टर साहिबान बताएंगे, लेकिन जहाँ तक हमें अंदाज़ा है कि वो सिर्फ उस इन्फ्लेमेशन की वजह से, क्योंकि जब तक वो कोई पेन किलर नहीं खाते, कोई ऑयल का मसाज नहीं करते, उनको आराम नहीं आता, और इतनी तकलीफ़ देह होती है कि वो सीधा बैठ भी नहीं सकते हैं। उसके लिए यही है कि आपको सबसे पहले अपनी डाइट चेंज करनी है। डाइट में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जी मुर्गी की यखनी बनाओ और पी लो, वो और नुकसानदेह है। मुर्गी की यखनी अगर आपने पीनी ही है, वो यही होता है कि बीमार है, यखनी बनाइए। काली मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेमेशन के लिए काली मिर्च बहुत अच्छी है। दूध हल्दी हमेशा कहा जाता है, दूध हल्दी जो बताते हैं कि करक्यूमिन आपका बॉडी के अंदर जाएगा, वो इन्फ्लेमेशन कम करेगा, आपके बोन्स की आपके जो दर्द है उसको कम करेगा। तो ये चीज़ें जब इस्तेमाल करेंगे, लोग क्या करते हैं दूध में जो है ना हल्दी डाली और पी लिया और फ़ायदा नहीं हुआ। खासकर जो चिकनगुनिया की आप बात कर रही हैं, इस तरह के जो मरीज़ हैं, उनको जो है गोल्डन मिल्क जो है ये ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अब तो टर्मरिक मिल्क की लाटे मिल रही है, बाहर ट्रैवल करें वो आपको लाटे दे रहे टर्मरिक। बिल्कुल। अच्छा, ये भी 3 तरह के बनते हैं। एक में आप जैसे आप काली मिर्च ऐड कर रहे हैं, जो बटर या घी तो लाजमी है, ऐसे कि घी नहीं होगा चिकनाई नहीं रिलीज़ होगी, और चिकनाई फिर आपकी बॉडी में नहीं जाएगी तो फ़ायदा नहीं देगी। सिर्फ आपने दूध हल्दी पी और फ़ायदा ख़त्म हो गया। लेकिन अगर उसमें आप चिकनाई ऐड कर रहे हैं, काली मिर्च ऐड कर रहे हैं, कहीं पे उसके अंदर जो है सिनेमन दालचीनी ऐड होती है, ये डिफरेंट टाइप के चिकनाई में यू कैन ऑलवेज ऐड। वो जो देसी घी की बात की है इतना बेस्ट है कि आप, मैंने सुना लोग कहते हैं फिर इसको देसी घी में हल्का सा भून लें। आप बिल्कुल भून लें, हल्दी को भून लें, जो फ्रेश हल्दी मिलती है उसमें आप काली मिर्च डाल दें, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा आप दालचीनी डाल दें, आप मिक्सचर बना के रख लें, दूध गर्म करें, मिक्स करें, चाहे तो उसमें हनी ऐड कर सकते हैं। ये वो तमाम चीज़ें जो जोड़ों की सेहत के लिए अच्छा है। चोट लगना एक अलग चीज़ है, लेकिन इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए सबसे बेस्ट है। और उसके साथ साथ जो पेन हो जाता है, जो रगड़ की वजह से जो पेन होता है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, उसके लिए भी बेस्ट। क्योंकि देखिए मुंह पे तो हम काम कर लेते हैं, हम कहते हैं हमारा मुंह जो है ना वो सदा जवान रहना चाहिए, लेकिन वो जो अंदर हड्डियाँ हैं ना, कि सोचे मुंह आपका जवान और आप लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं, वैसे आजकल मैं चल रही हूँ
दिमाग जैसे, बट ये बहुत मैटर करता है। मुझे बताएं, ये जो डेंगू है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, ये हमारे जोड़ों के साथ ऐसी क्या चीज़ करती है जो हमें पता नहीं चलता। जैसे देखिए, ये समझ में आती है कि जब बीमार हो, आपको बुखार हो, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, समझ में आता है। फिर एनर्जी लेवल डाउन होता है तो हर चीज़ इफेक्ट हो रही होती है, लेकिन रिकवर होने के बाद भी आपकी जो बोन है वो रिकवर, आपकी जो दर्द है वो रिकवर नहीं हो रही, आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है। मैं बहुत से लोगों को ऐसे देखती हूँ कि जो डेंगू के बाद और इवन के आफ्टर डिलीवरी वो कई महीनों तक, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, वो फिर बैठ के नमाज नहीं पढ़ पाते। ये भी बहुत इश्यूज़ होता है। तो ये ऐसी बीमारी हमारी बोन्स के साथ ऐसा क्या कर देती हैं? देखिए, ये जो वायरसेस होते हैं ना, डेंगू का वायरस और चिकनगुनिया का जो वायरस होता है, ये बज़ाहिर तो जो सिम्टम्स कॉमनली हम सोचते हैं, बुखार हो गया, जी, बहुत ज़्यादा मसल एक्स हो गई, प्लेटलेट्स गिर गए, रैश हो गया, मगर ये इनका जोड़ों पे बहुत ज़्यादा, स्पेशली चिकनगुनिया जो वायरस होता है ना, उसका जोड़ों पे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट असर होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और वो जोड़ों के अंदर जो जिसे कहते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है, एक होती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो कुछ दिन के लिए हुई और ख़त्म हो गई, फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो कि हफ्तों चलती है, महीने और कभी सालों साल भी चलती है। तो जब ऐसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्पेशली चिकनगुनिया वायरस के साथ अक्सर हम मरीज़ ऐसे देखते हैं, तो उनका फिर जो ट्रीटमेंट होता है वो हमें सोजिश कम करने वाली दवाइयाँ जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस, और अक्सर उनको हमें डीमार्ट्स दवाइयाँ होती हैं, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, उन पे भी डालना पड़ता है। सो अनफॉर्चुनेटली ये वायरसेस ऐसे हैं कि दे कैन कॉज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स के अंदर। प्रेगनेंसी की जो आप बात करें, प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सारी मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस ऐसी होती हैं, ये जो लिगामेंट्स होते हैं और टेंडन्स होते हैं वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, क्योंकि आपको अकोमोडेट करना होता है बेबी को इन योर बॉडी, राइट। सो वो जब लिगामेंट्स ऐसे स्ट्रेच होते हैं, जब आप डिलीवर कर जाते हैं, तो उनको नॉर्मल होने में अपनी जो उनकी नॉर्मल जो एर्गोनॉमिक्स मैकेनिक्स होते हैं उसको कुछ टाइम लगता है। सो बॉडी इसीलिए हील होने में महीने लग जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स रिकमेंडेड कि 6 वीक्स आफ्टर यू डिलीवर अब आपको सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज वो भी आपकी हीलिंग में। लेकिन 6 वीक्स आपको रेस्ट भी करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे यूके में, स्कॉटलैंड में कहा जाता है दैट योर ग्रेव इज ओपन टिल 40। हमारे यहाँ जो बड़े बुजुर्ग जो 40 दिन का कहते थे, देयर वाज अ रीजन, क्योंकि लोग कहते नहीं जी हम तो लोग आराम से वॉक कर रहे होते हैं, लेकिन उनके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स उनको भी सामने आते हैं, तो रेस्ट करना बड़ा ज़रूरी। मैं चाहूँगी गालिब आप ज़रा किचन काउंटर की तरफ चले जाएँ और हमें बताएं कि हिकमत में हम कैसे इसका इलाज तलाश कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जिस तरह भी बात हो रही है चिकनगुनिया की और इन्फ्लेमेशन की, जोड़ों में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा रह जाती है, और जो कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाती है और लोगों को बहुत अरसे तक इन्फ्लेम्ड रहता है, चलने में लंगड़ाहट, सुबह उठ रहे हैं तो हड्डियों में दर्द की कैफियत, छोटे जोड़ों में दर्द की कैफियत। इसके साथ साथ अर्थराइटिस के पेशेंट्स भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रेमेटाइड अर्थराइटिस है उसमें भी ये नुस्खा कारआमद रहेगा। और इसमें जो है वो बेसिकली इन्फ्लेमेशन कम होगी, टॉक्सिन्स को रिलीज़ करेगा बॉडी से, और हज़म के निज़ाम को बेहतर करेगा ताकि दवाई थोड़ी सी हज़म भी हो, अच्छी भी रहे। जो लोग किसी भी किस्म के स्टेरॉइड या कॉर्टिसोन्स दी हुई हैं, ऑब्वियसली वो सबसे पहले डॉक्टर से मशवरा करेंगे, कोई और मेडिकेशन उसके साथ ले सकते हैं नहीं ले सकते, उनकी राय के बाद ये इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जो स्टेरॉइड के साथ लड़ाई हो सकती है। हाँ, वो लड़ जाती है ना आपस में एक दूसरे से, तो वो आपको और रिएक्ट करेगी। तो अपने डॉक्टर से मशवरा कर लीजिएगा अगर आप किसी भी किस्म के स्टेरॉइड या कॉर्टिसोन पर हैं। इसमें 4 चीज़ें हैं। मूसली सफ़ेद बहुत कॉमनली ये पंसारी के पास मिल जाती है। मूसली सफ़ेद 50 ग्राम। इसगंध नागोरी, इसको अश्वगंधा के नाम से भी जानते हैं, ये 50 ग्राम। सिंघाड़ा खुश्क, नेचुरल कैल्शियम होता है इसमें, हड्डियों को मजबूत भी करता है और इन्फ्लेमेशन को भी कुछ हद तक। और अभी मेरे ख्याल से आने भी वाले, तो मेरे ख्याल से हमें खाने चाहिए। मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि खाने में अजीब होता है, जिसको आदत तो मेरे ख्याल से वो तो बहुत मजे की चीज़ होती है, थोड़ा सा काला नमक लगा के अच्छे भी लगते हैं। मेरे तो अब्बू ने हमें बचपन में तुन के खिलाए हुए हैं। हाँ, वो आपने जिक्र किया था। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मीठे, कोई भी ऐसी चीज़ तो अब बड़ा जबर किया जाता था। सिंघाड़ा और मिठे 2 चीज़ें आपको बहुत पसंद है। तो सिंघाड़ा खुश्क 50 ग्राम्स। अच्छा, लेकिन अब मेरा दिल करता है मैं अपने बच्चे को भी वैसे खिलाऊं, क्योंकि वो भी मेरे जैसे है, वो भी नहीं लेता, तो मेरा दिल करता है मैं वही तशद्दुद रिपीट करूं। लेकिन ये तशद्दुद हाँ खिलाने, ये माँ का तशद्दुद है जो बच्चे को प्यार से जब कुछ ठूस रही होती है, और कोई तशद्दुद नहीं। हाँ, नो तशद्दुद अदरवाइज। चौथी चीज़ जो मैं इसमें ले रहा हूँ वो सौंठ है, ड्राइड जिंजर। ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है, हजम के निज़ाम को बेहतर करती है। इसमें क्योंकि जो जड़ी बूटियाँ हैं वो थोड़ी सी गैस्ट्रिक प्रेशर इंक्रीज़ कर सकती हैं, तो सौंठ उसके लिए भी दवा है और जोड़ों के दर्द के लिए भी दवा है। ये चारों चीज़ें जो है वो 50-50, 3 चीज़ें 50-50 ग्राम और 25 ग्राम सौंठ, ये टोटल पाउडर जो है वो पाउडर करके रख लीजिए इसको।
आधा चाय का चमचा सुबह और आधा चाय का चमचा अगर रात को लिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। किसी भी किस्म के जोड़ों का इशू हो उसमें आप ये ले सकते हैं, किसी किस्म का इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है अगर आप किसी कॉर्टिसोन या स्टेरॉइड पे नहीं है तो। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, तेल की बात की थी डॉक्टर बिल्किस ने। तेल बहुत अच्छा हो सकता है लगाने के लिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है अगर आपको कोई स्किन डिजीज़ नहीं है तो। और जो इसमें सबसे बुरी हरकत हम करते हैं, तेल लगा रहे हैं या मसाज इतनी ज़ोर से नहीं, ज़ोर से करो मज़ा आएगा। हाँ। या बच्चों को कहते हैं मेरी कमर पे चलना शुरू हो जाओ, ये बहुत गलत चीज़ है। मैं ऐसे ये टांगों में भी है कि चलो खड़े हो जाए। हाँ बिल्कुल। एक सर्टेन प्रेशर तो हमारी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है, खासकर लंबर पे जो लोग कहते हैं ना कमर पे चलो, बच्चों को कह देते हैं। जी जी। मैं एक पेशेंट को जानता हूँ, उनके बच्चा गलती से उछल गया, वो अनबैलेंस हुआ और वो उछल गया, उनकी रीढ़ की हड्डी वहीं पे टूट गई और वो अब पैरालाइज हैं बहुत अरसे से। ये बहुत बुरा अमल हो सकता है। और इसी तरह किसी भी आप मालिशिया के पास चले गए जो कि नॉर्मली हमारे यहाँ गलियों में घूम रहे होते हैं, मसाज कर दो ज़ोर से। हाँ। जितना ज़ोर से करोगे तुम उतने अच्छे हो। हाँ। ऐसा नहीं होता। सर्टेन प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उस पर एक सर्टेन प्रेशर बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है। अगर हम उससे, हमारा मसाज का मतलब सिर्फ ये होता है कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को इनहेंस करना, दैट्स इट। हमारी रगों को थोड़ी सी तकलीफ, ब्लॉक है, खोल इसको, खवातीन ये कह रही होती हैं, वो खुलती नहीं है, वो और डैमेज हो जाती है। मैंने लोगों को देखा, लोग तो कहते हैं जो अपने घर में जो हेल्प है उससे ऐसे दबा रहे होते हैं कि वो हेल्प बाद में खुद पागल हो जाती है। हेल्प कहती है हमारे अब हाथ पाँव काम नहीं करेंगे 2 हफ्ते तक, क्योंकि वो इतना जोर और जोर से दबाओ और जोर से दबाओ। तो वो जोर जो आप रिकमेंड नहीं करते ना? ये बिल्कुल भी नहीं करता। मैं तो एक बहुत वाज़े एक मैंने पैगाम दिया कि एक बच्चे के चढ़ने की वजह से वो बंदा पैरालाइज है और ही वाज जस्ट 31, जो आज तकरीबन 7-8 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि वो पैरालाइज्ड है। रीज़न सिर्फ एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा कमर का दर्द जिस पे गलत इकदाम उठा के उसको ख़राब किया गया। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर L4, L5, S1 में जो डिस्क स्लिप हो जाती है उसमें भी हमें नहीं पता कि क्या इशू है। मालिश करो, तेज मालिश करो, चढ़ना शुरू हो जाओ। बात यह है, ये वो एलिमेंट है जो कि आपके स्लिप डिस्क को और ख़राब करता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, शायद वो इन सारी हरकतों से पहले ट्रीटेबल हो सकता था, जो कि हमने गिफ्ट में आपको खुद ख़राब किया अपने आप को। तो इसमें 3 चीज़ें मैं लूँगा। तेल, सरसों का तेल जो कि बहुत कॉमनली आपको मिल जाएगा, सरसों का तेल। इसमें 100 ml लेंगे। 30 ग्राम्स के करीब रतन जौत, ये एक जड़ी बूटी होती है, जिस तरह जली हुई लकड़ी होती है, बहुत लाइट सी होती है ये रतन जौत 50 ग्राम्स। और तकरीबन 25 ग्राम्स इसमें मैं लूँगा लौंग, और थोड़ी सी इसमें काली मिर्च का इजाफा भी हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ों को तेल में अच्छी तरीके से जला लें, इतना जलाएं कि बाकी चीज़ें थोड़ी सी काली हो जाएं। इरिटेंट भी तो है ना? तो इसको जलने के बाद आप इसको छान कर रख लीजिए। ये तेल ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको आप जेंटली अप्लाई करें, हल्के हाथ से अप्लाई करें। मसाज करना है, पहलवानी नहीं करनी है। हल्के हाथ से करें। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बेहतर कराने की कोशिश करनी है, ना कि ये कि रगों को और ज़्यादा हमें तोड़ने की कोशिश करनी है। वो नहीं टूटती, ठीक है, बल्कि वो आपको और ज़्यादा नुकसान देगी। तो ये ऑयल है जो कि आप घर में बहुत इजीली बना सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप पे लगाया जा सकता है। ये सिर्फ इसकी एक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए स्किन पे, किसी किस्म का एक्जिमा, सोराइसिस या कोई ऐसा फंगल इन्फेक्शन उस जगह पे ना हो, क्योंकि जैसे आपने भी कहा इरिटेंट है, तो वो उस चीज़ को और एग्रीवेट कर देगा स्किन इन्फेक्शन को। शायद आपकी हड्डी में फ़ायदा हो जाए, लेकिन स्किन इन्फेक्शन को इरिटेट करेगा, तो वो ना लिया जाए तो बेहतर है। दूध हल्दी की बात हो रही थी। दूध हल्दी बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ है। जिस तरह हमने बात की कि हल्दी की लाटें मिल रही है दुनिया में, हल्दी दूध हमारी सकाफ़त का हिस्सा है। बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है लेना, लेकिन मसला वही है कि हम बहुत ज़्यादा दयानतदार कौम है। हल्दी का जो पाउडर मिल रहा है अब 90% अगर मैं देखूँ जो खुली जगहों पे मिल रहा है, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, बट अच्छी खासी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी हल्दी है, आमेज़िश से भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा मशवरा तो हमेशा होता है कि सबसे बेस्ट तो है सब्ज़ी वाले के पास जो फ्रेश हल्दी का मौसम आता है, वो सबसे बेस्ट है। उसको खुद सुखाएं और पीस के रखें। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आपके बेनिफिट्स उस चीज़ के जो हम हासिल कर सकते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, हमारे लिए ये हर्ब्स हैं, मसाले हैं। हल्दी हो गई, लौंग हो गई, काली मिर्च हो गई, दालचीनी हो गई, हमारे लिए मसाले हैं। लेकिन इसको अंग्रेज़ आज स्पाइसेस नहीं कहता, इसको हर्ब्स कहता है। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारी अद्वियात हैं, जो कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमारी सकाफ़त में डाल दी ऐसे कि हम रोज़ाना ले रहे होते हैं। शायद
बहुत सारी बीमारियों से हम बचे रहें अगर इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी हम अच्छी लें। मसला ये है कि हम तो कहते हैं सालन को भी अच्छी तरीके से भूनो इतना कि उसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को जला दो। मैं आपको बताऊं, अच्छा बीइंग अ पंजाबी, हमारे घर तो जब मिक्स सब्जी पकती थी तो हम सब्जियों को इतना पका देते थे कि सब्जियां, गाजर जो है वो टमाटर बन जाती थी, टमाटर को मटर बन जाता था, क्योंकि हम तो मत ही मार देते पका पका के। तो वो जो क्रंचीनेस है विच हैज टू बी देयर, हम वो खत्म, हमें ग़िज़ाइयत का दम घोड़ देते हैं हम उसका। भुरता नहीं बनाना है। हाँ, भुरता नहीं बनाना। उसको जो है वो एक क्रंचीनेस बाकी रहेगी तो उसकी अफादियत आपको मिलेगी, वरना आप सिर्फ एक फोक खा रहे हैं जो कि ऑब्वियसली फ़ायदेमंद नहीं है। अच्छा, मुझे वैसे आप ये सब बताएं, क्योंकि अभी आपने सब्जियों की बात की, इस सीज़न में ऐसी कौन सी सब्ज़ी या फल मौजूद है जिसको आप ज़रूर रिकमेंड करेंगे जॉइंट्स पेन करने के लिए और गुड बोन हेल्थ के लिए? अगर मैं आपसे शुरू करूँ तो देखिए, विटामिन डी की अगर बात करें तो डाइट में एक तो फ्रूट्स वेजिटेबल के अलावा आई थिंक सबसे ज़्यादा फ़िश, ठीक है। फिश के अंदर विटामिन डी बहुत ज़्यादा होती है, सैमन के अंदर, टूना के अंदर, और हम कराची में रहते हैं, ऑब्वियसली सी फ्रेश सी हमारे पास अवेलेबल है फ़िश। दूसरा नट्स आर वेरी गुड, ठीक है। नट्स आप वॉलनट्स खाएं, आलमंड्स खाएं। फ्रूट्स के अंदर बनानास अच्छे हैं। अगर आप वेजिटेबल्स की बात करें, स्पिनच इज़ वेरी गुड, क्योंकि मैंने सुना वैसे भी इन्फ्लेमेशन कम करते हैं जो बनानास हैं, जो केले हैं। यस, सो बनानास आर वेरी हेल्दी, विटामिन डी, कैल्शियम, ये सब हड्डियों के लिए बनानास आर एक्सेलेंट। बट ऑनेस्टली विटामिन डी की जो मिकदार फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। ज़्यादा नट्स के अंदर होगी, अंडों के अंदर होगी, डेयरी मिल्क के अंदर होगी, और फिश के अंदर होगी, और रेड मीट। So generally I think vegetables and fruits are not a good source of vitamin D. सही। आप क्या डॉक्टर बिल्किस साहब को सजेस्ट करेंगे? आमलोग और भिंडी। आमलोग और भिंडी, हाँ। आमलोग और भिंडी। आमलोग आजकल आए हुए हैं, वो हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है, और भिंडी भी बहुत अच्छी। आमलोग जिसको अब जापानी फल, लाहौर में, पंजाब में इसको जापानी फल कहते हैं। जापानी फल वो बहुत ज़बरदस्त होता है कि वो एटलीस्ट 2 रोज़ाना खाएं, आपके गट हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपके उसके लिए भी, हड्डियों के लिए भी अच्छा है। इसी तरह भिंडी के बीज जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, और ओकरा वाटर जिसे कहते हैं ना, भिंडी का पानी, आप 4 से 5 भिंडी को छोटा छोटा पीस करके खौलते गर्म पानी में रात को ढक दीजिए और सुबह छान के वो पी लीजिए। तो इससे क्या होता है कि आपको शुगर मेंटेन होता है, और आपके हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है, और आपके कोलेजन के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे डॉक्टर ताशमीन, आप क्या वैसे सजेस्ट करेंगे? जी, ग़िज़ा के मामले में जो बातें की गई हैं वो इट्स सम्स अप क्वाइट अ लॉट, लेकिन जो फल और फ्रूट्स की बात थी ना, वो मैंने ये कहा था कि विटामिन सी उनके अंदर होता है जो कि जोड़ों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन डी तो बेशक कम होता है उनके अंदर, लेकिन ये बाकी चीज़ें, विटामिन सी हो गए और उसके अलावा मिनरल्स हो गए। अब खाने को अगर बहुत ज़्यादा पका देंगे तो वो विटामिन्स तो सारे डिकम्पोज होकर ख़त्म हो जाते हैं ओवर कुकिंग से। इसलिए उनको उस हालत में रहना चाहिए कि आपको उसकी क्रंचीनेस फील हो रही हो सब्जियों को, खास के सैलड्स वगैरह, उनका भी रिवाज बड़ा कम है हमारे यहाँ। उनके अंदर मिनरल्स होते हैं तरह तरह के, और उन सब का आपस में इंटरेक्शन होता है। एक बैलेंस डाइट के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, ताकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के साथ साथ विटामिन्स और मिनरल्स भी मुनासिब तनासब से जाएं, ताकि क्योंकि वो सब उनकी डाइजेशन में भी आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और बॉडी बिल्ड करने के लिए जो केमिकल्स चाहिए होते हैं उनका आपस में इंटरेक्शन होता है, तब जाके सही तरह से ऑफ कोर्स पूरी साइंस होती है बॉडी। बिल्कुल पूरी साइंस है। उम्मे आप क्या वैसे क्या सजेस्ट करती हैं? देखिए, ग्रीन्स, ऑरेंज एंड येलो, इन कलर्स में जो भी चीज़ मौजूद है ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर, ये आपकी बोन हेल्थ के लिए, आपके दांतों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये इस्तेमाल और तो पालक, अभी साग जो ग्रीन जो भी आ रहे हैं, लेकिन वही वाली बात कि उसको आपने इतना जलाना भुनाना नहीं है कि उसकी सारी न्यूट्रिएंट्स जो है वो जल भुन के ख़त्म हो जाएं। तो जैसे अभी भिंडी की बात हुई है या सैलेड की बात हुई, तो इस तरह से खाएं कि उसके अंदर जो अल्लाह ताला ने ग़िज़ाइयत दी है वो आपकी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो जाए। और जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो इसलिए ज़रूरी होते हैं कि कोई एक चीज़ हम खा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि जाके फ़ौरन लग जाएगी, वो एब्जॉर्ब करने के लिए कोई दूसरी चीज़ हमें चाहिए, एक कैरियर चाहिए हमें। एग्जैक्टली। तो इसलिए कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किए जाते हैं कि आप कोई भी विटामिन सी ले रहे हैं, डी ले रहे हैं, ई ले रहे हैं, तो कोई जो उसका कैरियर है वो आपकी बॉडी में उसको प्रॉपर एब्जॉर्ब करा देगा। सही। आपने सिंघाड़े की बात की, और सिंघाड़े के अलावा और क्या चीज़? सिंघाड़ा हो सकता है, भिंडी हो सकती है, फिर जितनी भी जो फल और सब्जियां
मौसम की होती है ना, और जिस जगह, जैसे हमने बात भी की थी एक दफ़ा कि जिस मौसम में और जिस जगह पे वो फल आता है वो उस जगह के लिए हर चीज़ के लिए दवा होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ कैल्शियम पे जाएं। जैसे हमारे यहाँ एक कॉमन सी चीज़ है, हड्डियों में दर्द हो रहा है कैल्शियम खाए जाओ, ऐसा नहीं है। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है, मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में अर्ज़ किया है कि ज़्यादा कैल्शियम लेने की वजह से हम कैल्सिफिकेशन ऑफ हार्ट पे चले जाते हैं, जो कि शरियाने ब्लॉक करने का कैल्शियम स्कोरिंग के टेस्ट कराने पड़ जाते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये जो भी आपने कैल्शियम के वाले से बात की, अगर हमारी ख़वातीन को देखें तो हमारी ख़वातीन, मैं कहती हूँ शाज़ो नादिर आपको खातून से मिलेगी जो आपको बोलेगी जो आप ज़बरदस्त, आपके सब टेस्ट बड़े कमाल आए हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारी ख़वातीन में, अगर मैं विटामिन डी के वाले से बात भी करूँ, एवरी अदर वुमन इज सफरिंग, और इसके अलावा मैं कैल्शियम के वाले से बात भी करूँ तो उसका भी कुछ ऐसी सिचुएशन है। और हम अक्सर डॉक्टर से पूछे बगैर हम विटामिन डी और हम कैल्शियम की जो है वो टेबलेट्स को ले रहे होते हैं। सो ये जो मुस्तकिल जो भी हम ले रहे होते हैं, क्या मुस्तकिल भी इसकी ओवरडोजेज हो सकती है? 100% होती है। जैसे कैल्शियम की तो बताइए, तो विटामिन डी की भी हो सकती है? बिल्कुल होती है, बल्कि मेरे पास तो एक दो ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, सुने भी हैं, देखे भी हैं कि ओवर विटामिन डी लेने की वजह से हड्डियाँ थोड़ी सी टेढ़ी होना शुरू हो गई हैं उनकी। तो विटामिन डी खतरनाक, कोई भी चीज़ ज़रूरत के बगैर लेंगे तो ऑब्वियसली वो ख़राब लगेगी। डॉक्टर साहब आपके पास ऐसे कोई केस हुए? जी देखिए, विटामिन डी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे मुल्क में एक ये कल्चर है कि बस विटामिन डी हर चीज़ की दवा है। तो लोग विटामिन डी ऐसे खाते हैं कि जैसे दवा नहीं है, वो कोई एक स्वीट है या टॉफ़ी है या कुछ ऐसा। चलो भी खाना खत्म हो गया, चलो भी गोली लाओ। सो विटामिन डी देखिए बहुत यूज़फुल है विटामिन, मगर इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। विटामिन डी का जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, वो कैल्शियम से बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है। अगर विटामिन डी बहुत बढ़ जाए तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और दोनों की मिकदार अगर ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसके टॉक्सिसिटी की जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो एक्चुअली काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं। मसल पेन बढ़ सकती है, आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, स्पैज़म्स हो सकते हैं, किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। सो आई थिंक बिल्कुल, सो आई थिंक यू नो अगर रिक्वायरमेंट नहीं है आपको इतनी विटामिन डी की, तो इतनी ज़्यादा डोज खाना डेली या यू नो रेगुलरली एवरी वीक इज नॉट अ गुड आइडिया। एंड आई थिंक वी शुड नीड अ ब्रेक एज वेल। हमें ब्रेक भी लेनी चाहिए। जब आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो उसके बाद एक टाइम के बाद आपको ब्रेक लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, और अपना लेवल चेक करा लीजिए। अगर 30 से कम है, जनरली वी रेकमेंड कि 30 से ज़्यादा हो लेवल। अक्सर हम मरीज़ देखते हैं जो 150 125 उनका विटामिन डी का लेवल हुआ होता है, बिकॉज वो इतनी ज़्यादा विटामिन डी खा के आए हुए होते हैं। और अच्छा, क्योंकि मैंने ब्रेक की बात की तो ब्रेक मुझे भी लेनी है। ब्रेक बड़ी ज़रूरी होती है भाई, अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे गुजारा नहीं होगा। ब्रेक के बाद हम क्या कोई चीज़ के बना रहे हैं, हल्दी दूध पे बात करेंगे कि वो किस तरह बेनिफिशियल हो सकती है। उसके अलावा एक छोटी सी और रेमेडी जो कि जिगर के हवाले से, वो क्यों है और हड्डियों से उसका क्या ताल्लुक है, उस पर बात। और फिर डॉक्टर मिराइल भी किचन में जाएंगी, कहीं में जाएगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब, हम ज़रा अब बात करने जा रहे हैं दूध हल्दी के हवाले से, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन उनको भी दिया जाता है और बुज़ुर्गों को भी दिया जाता है। कोई चोट लग जाए, कोई बैरूनी अंदरूनी, तो इन चोट में दूध हल्दी ज़रूर दिया जाता है, बिकॉज उसकी एंटीसेप्टिक क्वालिटीज़ होती हैं। आप क्या बताने जा रहे थे इस बारे में? आपने आधी चीज़ बता दी है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। मैं बन सकती हूँ, मुझे पता है कितने साल लगेंगे कि मुझे कोई डिग्री मिल जाएगी। काफ़ी सारे लोग हैं जो एक दूसरे की चेयर्स लेने के वो हुए हैं। अच्छा, हल्दी दूध जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ऑब्वियसली हमारे यहाँ सकाफत का भी हिस्सा है। लेकिन इसमें छोटी सी चीज़ जो मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि हल्दी आजकल उतनी अच्छी नहीं आ रही, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और मुतबादिल हो सकता है कोई सबसे अच्छा हल्दी जो है वो फ्रेश खरीदें, या पंसारी से इस तरह की ड्राइड मिल जाती है। हाँ। ये खुद खरीदें, इसको कूटें और पीस लें। सोंठ कहते हैं? नहीं, सोंठ इज ड्राइड जिंजर। ये हल्दी ही है, ड्राइड हल्दी के नाम से, हल्दी सूखी हुई हल्दी के नाम से ये बिल्कुल मिल जाएगी। इस तरह की जड़ों की सूरत में ये होती है और ये बहुत कॉमनली मिल जाती है पंसारी के पास। तो इसको खुद पीस लें ताकि कम से कम ये चीज़ आपको पता हो कि ये कितनी प्योर है ये। हाँ, इसको आधा चाय का चमचा 1 गिलास दूध में डालेंगे, 2-4 लौंग पीस के डालेंगे। ये आपके लिए एक बेहतरीन दूध हो गया। एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं सुना था, आज मैं पहली बार सुनी। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, और बहुत अच्छा इसका इफेक्ट होगा, जो कि आपके थ्रोट से लेके हड्डियों के इश्यूज तक एक बेहतरीन ड्रिंक बन जाएगी, जो कि आप इसको ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि उसका असली होना ज़रूरी है, दूध का भी और हल्दी का। ठीक है। अच्छा, आखिरी चीज़, हमारे यहाँ एक हिकमत में तो बहुत पहले से कॉन्सेप्ट था, मैंने अब कुछ रिसर्चेस पढ़ी हैं अभी अमेरिकन, जो कि कहते हैं कि जो इन्फ्लेमेशन हड्डियों की होती है, जिस किसी भी किस्म का आर्थराइटिस हो, उसमें कहीं ना कहीं जिगर का मुब्तला होना लिखा हुआ होता है कि जिगर भी उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। जिगर की खराबी की वजह से हड्डियों में इन्फ्लेमेशन बढ़ रही होती है। तो ये एक वो है, हमारे यहाँ तो बहुत पहले से कहता है एक गट हेल्थ, जिसको हम पेट कहते हैं, या जिसको हम या आप ये कह लें कि मैदा। और दूसरी चीज़ ये है कि
करेंगे जिगर, अगर ये 2 चीज़ें बेहतर हो तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ये दोनों सही काम करो तो आपके मुंह पे आ जाता है, हशाश बशाश लगेगा, नजर आता है। और अगर आपका लिवर थोड़ा सा खराब है तो पिलाहट आ जाती है, लेकिन अगर लिवर टॉक्सिक हो रहा है, आप देखेंगे अक्सर लोगों के पैचेस हो रहे होते हैं ब्लैक कलर के, टोन में जा रहे होते हैं, एकदम से कलर चेंज हो जाता है। वो भी लिवर टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। तो लिवर के टॉक्सिन्स को सही करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बीमारियों में फ़ायदा दे सकता है। इसमें हम 1 गिलास पानी लेंगे, उसमें आधा चाय का चमचा कासनी के बीज डालेंगे, जी, आधा चाय का चमचा मको डालेंगे, इसको इंग्लिश में ब्लैक नाइटशेड कहते हैं और कासनी को चिकोरी कहते हैं, और आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है इन तमाम चीज़ों के लिए। और इसमें तकरीबन 3 ग्राम के करीब मुलेठी ये डालेंगे, और थोड़ी सी हल्दी, तकरीबन ये आधा या 1/4 चाय का चमचा होगी। जी। इसको पकाएंगे, जोश देंगे 1, और उसके बाद इसमें 1 चुटकी अजवाइन की ऐड करेंगे और इसको बंद कर देंगे। 5-7 मिनट 10 मिनट रखेंगे ढक के। जब ये थोड़ा सा इस काबिल हो जाए कि पिया जाए, इतना थोड़ा ठंडा हो जाए, तो इसको आप पी लीजिए। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिवर डिटॉक्स करने के लिए, टॉक्सिन्स को रिलीज़ करने के लिए। खुदा न खास्ता किसी को हेपेटाइटिस ए या ई हो तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है लिवर की इन्फ्लेमेशन, जिसको हम टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो जिगर की इन्फ्लेमेशन के लिए एक बेहतरीन रेमेडी है, चाहे वो जॉन्डिस वाली सूरत में हो या हेपेटाइटिस ए या ई हो, या इसके अलावा हम जैसे हमने बात की एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इसको लिया जा सकता है। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगी गालिब आप वापस अपनी सीट पे आ जाएं, और मुझे आप दोनों डॉक्टर से ये सवाल भी पूछना है कि वो कौन सी ऐसी सूरत है जिसमें घुटने की ट्रांसप्लांट की तरफ जाना नागुज़ीर हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है? एडवांस्ड आर्थराइटिस कहते हैं, जबकि जोड़ हड्डियों की जो जोड़ की सतह होती है उसके ऊपर एक चिकनाई की लेयर होती है जिसको कार्टिलेज कहा जाता है। तो वो कार्टिलेज चिकनी होती है जिसकी वजह से जोड़ स्मूथली रन कर रहा होता है, उसमें कोई रगड़ नहीं होती। लेकिन जब उसमें चिकनाई में कमी आ जाए और कार्टिलेज थिन आउट हो जाए, फिर बोन टू बोन यानी कि हड्डियाँ आपस में रगड़ती हैं, यानी कि गैप जब ख़त्म हो जाता है जोड़ का, तो फिर हड्डियाँ आपस में रगड़ना तो फ्रिक्शन आ जाती है। तो वो फिर मुसलसल तकलीफ़ का बायस होती है। तो उस सूरत हाल में फिर मरीज़ अक्सर ये कहते हैं कि मैं रोज़मर्रा के काम नहीं कर पा रहा, जो मैं जितना मैं चलना चाहता हूँ या चाहती हूँ मैं नहीं कर पा रही। और तो उस सूरत हाल में हम कहते हैं कि इसका एक ऑप्शन ये है कि नी रिप्लेसमेंट करा लिया जाए। टोटल नी रिप्लेसमेंट से मसनूई जोड़ की सतह हम डाल देते हैं जोड़ के अंदर, जिसकी वजह से जोड़ की मूवमेंट बहाल हो जाती है और मरीज़ बगैर तकलीफ़ के चलने के काबिल हो जाता है। अच्छी सक्सेस रेट है कि पूरी दुनिया में ऑपरेशन हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी बहुत आम हो गया। लेकिन यह है कि मसनूई जोड़ मसनूई होता है, उसके बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस लाजमी होती हैं, यानी कि एहतियात ज़रूरी होती है। भागना तो मना हो जाता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मना हो जाती हैं, वॉकिंग अलाउड होती है, फास्ट वॉकिंग ब्रिस्क वॉकिंग भी कर सकते हैं, ज़मीन पे बैठना मना हो जाता है। तो इसलिए ये लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। हमारे यहाँ ज़मीन पे बैठने का रिवाज काफ़ी है, बूढ़ी उम्र में भी लोग चाहते हैं कि ज़मीन पे बैठ सकें, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। खाना बैठना वो भी है, नमाज भी है, बाथरूम में भी नीचे बैठने की आदत होती है, तो वो चीज़ें मना हो जाती हैं नी रिप्लेसमेंट के बाद। तो नी रिप्लेसमेंट के अलावा और भी कुछ ऑपरेशंस हैं जिसमें कि ऑस्टियोटमीज़ कहलाती हैं। उन ऑपरेशन में हम जोड़ की सतह नहीं चेंज करते, तो उनमें तकलीफ कम बेहतर हो जाती है, वो नी की अलाइनमेंट को बैलेंस करने के लिए होते हैं। तो वो जिन केसेस में उनकी इंडिकेशन बनती है उनमें अगर किया जाए तो उनको अच्छा खासा फ़ायदा हो जाता है उससे, और वो कई साल तक बेहतर रहते हैं। कभी कभार नी रिप्लेसमेंट की स्टेज से बच भी जाते हैं वो लोग। सही। और जो हमें कहाँ पे अलर्ट हो जाना चाहिए जब हमारी हड्डियाँ कड़कड़ कर रही हों? अक्सर मैं लोगों को देख लो उठ रहे बैठे होते तो आवाज़ आ रही होती है। देखिए कड़कड़ तो बेसिकली जो लिगामेंट्स और टेंडन्स जो कि मसल को अटैच करते हैं हड्डी पे, उसके अंदर जब स्टिफनेस हो जाती है उससे वो जो जिसको हम क्रेपिटस मेडिकल टर्म्स में कहते हैं, आप कड़कड़ाहट कह रही हैं। कड़कड़ाहट का मतलब ये नहीं है कि कोई मेजर प्रॉब्लम है। आई थिंक कि ज़रूरी बात जो सब लोगों को पता होनी चाहिए कि हमें अपनी हड्डियों का, अपने मसल्स का, अपनी बोन्स का ख्याल बहुत अर्ली ऑन शुरू कर देना चाहिए। अपने बच्चों को इन देयर टीन्स, इन देयर अर्ली 20s बताना शुरू कर देना चाहिए कि भाई देखो आगे जाके अगर तुमने इन मसले मसाइल से बचना है तो अभी से रेगुलर एक्सरसाइज, वेट अपना मेंटेन करें। देखिए अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि BMI विच इज़ बॉडी मास इंडेक्स, वो एक रेंज होता है वेट जो हेल्थी वेट होता है, जिसको हम 19 से कहते हैं 25 तक। उससे ज़्यादा हो वो भी ठीक नहीं है आपकी हड्डियों के लिए, आपकी बोन हेल्थ के लिए। उससे कम हो वो भी ठीक नहीं है, बिकॉज अगर आप औरतों में देखिए रिस्क फैक्टर्स ऑस्टियोपोरोसिस का, तो वज़न का कम होना भी, बहुत कम होना भी एक रिस्क फैक्टर है। सो लड़कियों को, छोटी लड़कियों को बताना ज़रूरी है कि अपना एक हेल्दी वेट मेंटेन कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज,
ईटिंग हेल्थी, विटामिन डी, कैल्शियम, एक नॉट जस्ट कैल्शियम, विटामिन डी, जैसे डॉक्टर ताजवीन ने कहा, और भी बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन होते हैं। सो बहुत बैलेंस डाइट खाने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगी उम्मे अब आप आ जाएँ किचन काउंटर की तरफ और फिर हम यहाँ से बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, वो जैसे इन्होंने वेट की बात की, तो मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ कि ख़वातीन भी कहती हैं कि अगर अपना ख्याल कर रही हूँ तो भी कहती हैं कि एक टाइम पे आप वेट ट्रेनिंग शुरू कर दें, और बहुत से लोगों को लगा था शायद वेट ट्रेनिंग से आपके मसल्स बनना शुरू होंगे, तो ऐसा नहीं है। बट हाँ, आपकी आप ज़्यादा देर जवान आप इसे रह सकते हैं। हाँ जी उम्मे, पहली चीज़। अच्छा जी, एक चीज़ बनाने से पहले एक छोटी सी बात करूँगी। हम बड़ी बातें कर रहे हैं कि बच्चों के लिए, और कि बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते, दूध नहीं पीते, सब्जियां तो खाते ही नहीं है, तो उसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है। और मैं माएँ अब आके जब शिकायत करती है, तो पहले जो 2 साल हैं उस वक्त बच्चों को उस चीज़ के वो जो टेस्ट जो बर्ड्स डेवलप होते हैं उनको उस वक्त ज़बरदस्ती खिलाएं, आदत डालें, अपने साथ बैठ के खिलाएं ताकि बच्चा खाए। बड़े होने के बाद तो वो नखरे करेगा। बच्चे ने ज़िंदगी मतलब माएँ बड़े मज़े से कहती है कि मेरे बच्चे ने कभी दूध पिया ही नहीं जब से मतलब फीडर छोड़ा है, और फ्रूट्स तो कभी चखते ही नहीं, इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है फ्रूट्स को देख के। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये बच्चे भी आजकल अच्छे नहीं आ रहे उम्मे, ये भी तो माने ना, ये बच्चे बहुत ढीठ, बहुत जिद्दी आ रहे हैं। बच्चों हम इनको मार भी नहीं सकते, हमने तो कूट खा लिया अपने माँ बाप से। बच्चों का कोई कसूर नहीं है। वो कहते हैं इनको ट्रॉमा हो जाएगा, उनको कुछ नहीं कहना। नहीं, आपने 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने उन बच्चों को उस वक्त समझाना है और खिलाना है। अच्छा जी, बात हो रही है, सबसे मेन जो चीज़ है वो है इन्फ्लेमेशन की बात हो रही है। तो हमारे आयुर्वेदिक के अंदर जो है बहुत ज़बरदस्त चीज़ इस्तेमाल होती है, और जो मेरी बड़ी आजमूदा रही है वो है लहसुन का खोया। लहसुन के अंदर जो है सर्च एंटी इन्फ्लेमेटरी है, लहसुन मौजूद होता है। इसको हम दूध में पकाते हैं, और दूध में पका के खूब अच्छी तरह से इसका खोया बनता है। अच्छा, दूध कौन सा लेना है? सबसे पहले बकरी का दूध है, दूसरे नंबर पे जो है आपने गाय का दूध लिया है, फिर ऊँट का दूध है, आखिरी नंबर पे आता है भैंस का दूध, जो कि हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर आप ये दवा बना रहे हैं तो आपने बकरी का, गाय का या ऊँटनी का जो दूध लिया है उसको लिया है आपने। तकरीबन 1 किलो के करीब जो लीटर दूध है उसमें आप 1 पाव लहसुन लेंगे। लहसुन भी आप देसी लहसुन लेंगे। देसी लहसुन लेके आपने रात को गर्म पानी में भिगो दिया, छोटे छोटे से होते हैं। सुबह जो है आपने इसको सिंपल दूध को उबलने रखा। उबलने के बाद जैसे उसमें जोश आएगा, इसमें लहसुन डाला है और उसको हल्की आँच पर रख दिया है। उसमें आपने लकड़ी का चम्मच चलाते रहना है क्योंकि वो चिपक ना जाए। दूध फट जाएगा और वो बिल्कुल लहसुन घुल के पक के बिल्कुल खोया बन जाता है। ये इतना कि दूध घुला मतलब खुश्क हो जाएगा। ये किसी जार में भर के रख लीजिए। 1 चमचा सुबह, दोपहर, शाम, छोटे वाला चाय का चमचा। जिनको भी जॉइंट्स का इशू है वो ये खाना शुरू कर दें। ये आप मेडिसिन के साथ भी खा सकते हैं। ये हर तरह की स्वेलिंग को, इन्फ्लेमेशन जो है या पेन है, ये उसको बहुत जल्दी आराम देता है। वो बहुत सारे लोग जो उठने बैठने से भी कासिर होते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद उनकी मूवमेंट बहुत इजी हो जाती है। और क्योंकि आपने बोला कि इसको हम डॉक्टर्स की मेडिसिन के साथ भी ले सकते हैं, इसका मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नो साइड इफेक्ट। अच्छा, दूसरी चीज़, ये मुश्किल काम है हलवा बनाना या खोया बनाना। इसका आसान तरीका क्या है कि आपने आधा कप दूध लिया है, उसको गर्म करने रख दिया है, और उसके अंदर लहसुन जो है तकरीबन 2 जवे, आधे कप के अंदर 2 जवे लहसुन। लेकिन लहसुन जो है देसी है तो बहुत अच्छा, वरना जो भी है उसको काट के डालेंगे। इसके लहसुन जो है वो काटने के बाद ही रिलीज़ होगा, साबुत में कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जैसे वो जोश आएगा आपने इसको डाला है, थोड़ा सा गर्म किया, 1 से 2 जोश आया, और ये दूध जो है दिन में 1 बार या चाहें तो 2 बार पीना शुरू कर दें। जिनको बहुत जोड़ों की तकलीफ़ रहती है, जिनके घुटने सूजे रहते हैं, ये पीना शुरू करें। आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत मतलब मूवमेंट बहुत ईजी हो जाती है, स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है। अच्छा, तीसरी बात जो आती है इंपॉर्टेंट, वही कि ज़ाहिर सी बात है कि सूजन भी है, बॉडी के अंदर विटामिन डी भी कम है, कैल्शियम भी कम है। उसके लिए क्या किया जाए? काला तिल, सफ़ेद तिल हम कहते हैं कैल्शियम का ख़जाना है। काले तिल जो हैं ये बेस्ट सोर्स हैं कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, और इसके अलावा जो है ना तमाम विटामिन जो इसके अंदर मिल जाते हैं, जो कि हड्डियों के लिए जो बहुत ज़रूरी होते हैं। इसका तरीका क्या है कि सिंपल आपने 1 छोटा चाय का चमचा काले तिल डाले और इसको पानी भर के रात भर रख दिया है। ठीक है, ये रात भर भीगा रहेगा। सुबह उठ के आपने सिर्फ इसको छान के पी लेना है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कोई भी चीज़ ज़िंदगी भर के लिए नहीं होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कोशिश कीजिए 2 वीक्स कीजिए या 3 वीक्स, 3 वीक्स यानी कि 21 डेज। हाँ, उसके बाद आपने लाजमी गैप करना, अपनी बॉडी को उसका यूज टू नहीं करना, आदी नहीं बनाना है। ये आप पीना शुरू करें, 15 दिन या 21 दिन के बाद आप छोड़ दीजिए, अपनी बॉडी को नॉर्मल रूटीन में चलने दीजिए। इसके साथ ही एक छोटा सा मतलब एक ऑयल बनता है, मैं आपको बता देती हूँ, इसी का बनता है। ये तो आपने पीना है, इससे इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है आपकी जो ज़ाहिर सी बात है इन्फ्लेमेशन कम होगी, आपके जो है दर्दों में आराम आना शुरू हो जाएगा। तिल का तेल हमने लेना है। तिल के तेल के अंदर जो है काले तिल का तेल लेंगे हम।
इसके अंदर यूकलिप्टस ऑयल डालेंगे हम, तकरीबन आधे कप ऑयल तिल के अंदर 1 चमचा यूकलिप्टस ऑयल डालेंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। अच्छा, पहले तेल गर्म कर लेंगे। जी। तेल गर्म करने के बाद इसमें हम वही काले तेल डालेंगे 1 चमचा, और ये है कस्तूल बहरी, कॉस्टस रूट, ठीक है। ये साबुत ले लें या इसको थोड़े से टुकड़े छोटे छोटे करके ये डाल के आपने इसको पकाना है। इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब ये कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसमें आपने चूल्हे से उतार के फिर आपने यूकलिप्टस ऑयल डालना है, ठीक है। ये बेहतरीन तेल बन के है, हर तरह के दर्द को आराम देने के लिए। वही वाली गालिब की बात, मसाज नहीं करना, लगा के सिर्फ आपने कोई कपड़े से उसको ढक देना है ताकि थोड़ी सी गर्माइश मिल जाए। ये बेस्ट चीज़ है। इसके साथ साथ आपने एक मिक्सचर बनाना है, उसमें काली मिर्च होगी, सौंठ आपने लेनी है, जी, आपने ज़ीरा लेना है और मुलैठी लेनी है। ये चारों चीज़ें आपने हम वज़न लेके इसका पाउडर बना लिया। हर खाने पे छिड़क के खा लीजिए। आप इसको जो है तकरीबन 1/4 चमचा रात गर्म पानी से खा लीजिए। ये बॉडी की इन्फ्लेमेशन ख़त्म करेगा और आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगा। हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द जो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। खानों में तेज़ पत्ता ज़रूर इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी है जो कि हर तरह की सोजिश को ख़त्म कर देता है। जैसे उम्मीद वो बात कर रहे थे ना गालिब के, हमारे यहाँ तो ये समझ जाते हैं कि मसाले ज़्यादा समझे जाते हैं, लेकिन बारिश को हर्ब्स कंसीडर किया जाता है। एग्जैक्टली। अब मुलैठी और तेज़ पत्ता जी ऐसी प्यारी चीज़ है ये जॉइंट्स के लिए कि अगर आप सिर्फ इसका कहवा बना के पीना शुरू कर दें, इसमें जैसे गालिब ने कहा लौंग डाल दें और आप इसको पिए, चाहें तो शहद से इसको मीठा कर लें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है कि आपके दिल से, मतलब बुजुर्गों के दिल से दुआ निकलती है। सही, ज़बरदस्त। आपकी भी सारी कंप्लीट हो गई। अच्छा, मैं क्योंकि अब हमारा ज़रा आपसे रुखसत लेने का भी, आ जाए उम्मीद, आज आप जाए बैठे, आपसे रुखसत लेने का भी टाइम हो गया है, तो एक चीज़ जो मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगी, देखिए, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड मिल्क। आपके आसपास ज़रूर नज़र दौड़ाएं। और दूध अल्लाह पाक की इतनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है, इसको मुकम्मल ग़िज़ा भी कहा जाता है। अपने आसपास, अपने डोमेस्टिक हेल्थ में देखिए, अपनी हाउस हेल्थ में देखिए कि इफ़ दे कैन अफोर्ड इट और नॉट। और अपनी अगर ये दूध, मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई सदका, वो लोग अक्सर कहते हैं ना सफ़ेद चीज़ का सदका दें, सो मुझे लगता है इससे अच्छा और कोई सदका हो भी नहीं सकता, क्योंकि मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पर और ये लोगों की बोन्स के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो कोशिश क्या करें, जब आप डोनेट करने के बारे में सोच रहे हो या सदका देने के बारे में सोच रहे हो, तो लोगों को दूध भी जो है ना वो सदका ज़रूर करें। सर, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे और आपके जोड़ों को सलामत रखे। इंशाल्लाह ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।